क्या आप अपनी खुद की आर्मी मैनेज करना चाहेंगे? एक्साइटिंग बैटल्स में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? दूसरी रेसेस को सब्जुगेट करके अपना एक मजबूत किला डेवलप करना चाहेंगे? हमारी कहानी के हीरो को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है क्योंकि उसके पास था ऑलमाइटी लॉर्ड का सिस्टम। इसकी हेल्प से वह अपने वॉरियर्स को डेवलप कर सकता था और नई टेक्नोलॉजीज को डिस्कवर कर सकता था। फैसिनेटिंग डेवलपमेंट, फोर्ट्रेसेस को कैप्चर करना, टेरिटरीज के लिए लड़ाई, अनोखी रेसेस और ब्रेथ टेकिंग एपिक बैटल्स, ये सब इस स्टोरी में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं जब हमारा हीरो रिचर्ड सोलिन शहर में अराइव करता है। इस दुनिया में ट्रांसपोर्ट होने के बाद वह खुद को एक बस्टर्ड की बॉडी में पाता है जो कि मशहूर ओरलैंडो फैमिली से बिलोंग करता है। रिचर्ड के इस सिटी में आने के कई रीजंस हैं। वह यहाँ एक न्यू चैप्टर शुरू करना चाहता है और उसके पास सुप्रीम ओवरलॉर्ड सिस्टम भी है। सिटी लॉर्ड्स चेंबर्स में पहुंचने के बाद उसे बैड न्यूज मिलती है कि उसके फादर कैल्विन ओरलैंडो की डेथ हो चुकी है। उसका हाफ ब्रदर विंगर ओरलैंडो उसे एक थ्रेट की तरह देखता है, लेकिन रिचर्ड इंडिफरेंट रहता है। सिटी लॉर्ड गुस्से में डिमांड करता है कि रिचर्ड ओरलैंडो नेम छोड़ दे और विंगर की हेल्प करे जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उन्हें रिमूव करने में। अगर रिचर्ड अग्री कर लेता है तो विंगर उसे 500 सोने के सिक्के देगा ताकि वह अपनी न्यू टेरिटरी को सपोर्ट कर सके। जब एक बॉक्स लाया जाता है, रिचर्ड उसे ओपन करता है और देखता है कि उसमें गोल्ड कॉइन्स भरे हैं। एक सेटिस्फाइड स्माइल उसके फेस पर आ जाती है। यह उसके नए जीवन के लिए परफेक्ट स्टार्टिंग कैपिटल है। लॉर्ड को रिलीफ मिलता है कि डील हो गई, लेकिन रिचर्ड सिर्फ मनी से सेटिस्फाइड नहीं है। वह काल्मली कहता है, ओरलैंडो नाम सिर्फ एक पहचान नहीं, यह सम्मान और गौरव का प्रतीक है। मेरे पिता की सबसे अनमोल साल की इस दुनिया में बिताई गई जिंदगी को याद करता है और कभी कभी अपनी पहली जिंदगी की खुशियों को मिस करता है। जब एक सर्वेंट पूछता है कि वह कौन सा ट्यून गुनगुना रहा है तो वह बस हल्के से कहता है, बस मेरे होम टाउन का एक पुराना गाना। अब कहानी हमें रिचर्ड के पास्ट में ले जाती। कभी वह होमलेस था, एक थीफ की तरह मारा गया और ट्रैश की तरह फेंक दिया गया, लेकिन री इनकारनेशन के बाद उसने इस बॉडी को अपना बना लिया और उसे माइटी लॉर्ड सिस्टम में हर दिन वह और ताकतवर होता गया। शुरू में उसका लक्ष्य एक नाइट बनना था, लेकिन उसके फादर ने अचानक डिसीजन लिया कि वह उसे अपना हेयर बनाएंगे, जिससे उसके प्लान्स डिसरप्ट हो गए। फॉर्चुनेटली उसने सर्टिफिकेट ऑफ पायनियरिंग लॉर्डशिप सही समय पर ले ली और अपनी फैमिली के गुस्से से बचने के लिए सोलन सिटी भाग आया। कोलिसियम में पहुंचकर वह ओनर को बताता है कि वह सभी बारबेरियंस को परचेज करना चाहता है ताकि वह अपनी ट्रूप्स बना सके और अपनी टेरिटरीज एक्सपैंड कर सके। ओनर एक बिग सेल की अपॉर्चुनिटी देखकर एक्साइटेड हो जाती है और उसे इनसाइड लेकर जाती। चलते हुए ओनर वॉन्स हिम कि द बारबेरियंस बहुत वाइल्ड और खतरनाक है और अक्सर फाइटर्स को इंजर कर देते हैं, जिससे उसकी मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ जाती है। वह कॉशन बरतने की एडवाइस देती है, लेकिन रिचर्ड का इंटरेस्ट और बढ़ जाता है जब वह देखता है कि ये मॉन्स्ट्रस क्रीचर्स कॉरिडोर में लाइंड अप है। उसका एक्साइटमेंट तब और बढ़ जाता है जब ओनर मेंशन करती है कि ये बारबेरियंस मगरमच्छों को मारकर खा सकते हैं। उनकी सेल्फ सफिशिएंसी और फाइटिंग स्किल्स देखकर रिचर्ड का डिटर्मिनेशन और बढ़ जाता है। ओनर सोचती है कि शायद वह क्रेजी है, लेकिन उसे नहीं पता कि रिचर्ड के पास द मोस्ट पावरफुल लॉर्ड सिस्टम है ऑन द कॉन्टिनेंट। बीस्ट अरीना के हाई प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर वह जोर से अनाउंस करता है कि उसने सभी बारबेरियंस को खरीदा है। वह जानता है कि वे इतनी इजीली सबमिट नहीं करेंगे, इसलिए वह एक रेसलिंग मैच प्रपोजल देता है। जो जीतेगा उसे आजादी मिलेगी और जो हारेगा वह मेरा सबॉर्डिनेट बनेगा। एक विशाल बारबेरियन जिसका नाम रसेल है चैलेंज के लिए सामने आता है, हिज मसल्स बल्जिंग विद पावर, रेडी फॉर द मैच। मीनवाइल प्लेटफॉर्म ओनर डर से पसीने में भीग चुकी क्योंकि उसे डर है कि अगर रिचर्ड को कुछ हो गया तो उसका कॉलिसियम हमेशा के लिए बंद हो सकता है। फाइट शुरू होती है। रसल पूरे जोश से रिचर्ड पर चार्ज करता है और उसे पूरी ताकत से जमीन पर पटक देता है। भीड़ जोर जोर से चीयर करती है जबकि प्लेटफॉर्म ओनर निराश होती है कि शायद रिचर्ड अब हार चुका है, लेकिन तभी रिचर्ड रसल के पैर को पकड़ता है और धीरे धीरे खड़ा होता है, चेहरे पर एक स्मग ग्रिन। उसने जानबूझकर रसल को पहला मूव करने दिया था ताकि कोई उसे बुलिंग का आरोप न लगा सके, लेकिन अब रिचर्ड काउंटर अटैक करता है, एक तगड़ा पंच रसल के पेट पर, जिससे वह पूरी ताकत से ग्राउंड पर गिर जाता है। रसल स्टन्ड है, वह समझ ही नहीं पा रहा कि एक अरिस्टोक्रेट उसके अटैक्स झेल कैसे सकता है। मीनवाइल रिचर्ड का शरीर एक सुनहरी आग से चमकने लगता है, द लॉर्ड सिस्टम से मिली एक शक्तिशाली स्किल। रसल अब और भी एनरेज्ड हो जाता है। वह दोबारा चार्ज करता है, लेकिन इस बार रिचर्ड आसानी से उसे कंधे के ऊपर उठाकर जमीन पर पटक देता है। अब रसल खुद को रिचर्ड के पैर के नीचे दबा हुआ पाता है। क्या मैं वाकई इस पतले दुबले आदमी से हार गया? लेकिन रसल हार मानने को तैयार नहीं। वह फिर खड़ा होता है, डिटर्मिन्ड टू री-चैलेंज रिचर्ड। रिचर्ड काल्म और कॉन्फिडेंट है। वह मुस्कुराकर चैलेंज एक्सेप्ट करता है। बाकी बारबेरियंस यह लड़ाई अब नहीं देख सकते, लेकिन रिचर्ड उन्हें रोक नहीं सकता। रिचर्ड रसल को पकड़कर बार बार ग्राउंड पर पटकता है और पूछता है, अब भी हार नहीं मानोगे? रसल ब्रूज्ड और स्वोलन है, लेकिन अब भी हार नहीं मानता। बचे हुए बारबेरियंस उसे सरेंडर करने की सलाह देते हैं क्योंकि वह 10 बार हार चुका है। रसल खुद भी शॉक्ड है कि वह इतना कमजोर कैसे निकला। तभी
एक फीमेल बारबेरियन आगे आती है। अगर तुम्हें इन बारबेरियंस पर राज करना है तो पहले मुझे हराना होगा। गुंथर द बारबेरियन लीडर। रिचर्ड का एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। तो अब असली खेल शुरू होने वाला है। गुंथर लाइटनिंग स्पीड से हमला करती है और रिचर्ड को ऑफ गार्ड पकड़ लेती है। तभी लॉर्ड सिस्टम की एक चेतावनी आती है, हीरो डिटेक्टेड। रिचर्ड डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है और गंथर का स्टील पंच सीधा उसकी चेस्ट पर लगता है। वह पीछे लड़खड़ा जाता है लेकिन ग्राउंड पकड़कर खुद को स्थिर रखता है। रिचर्ड ने इससे पहले कभी इतने ताकतवर वॉरियर से मुकाबला नहीं किया था, लेकिन गंथर उसे रिकवरी टाइम नहीं देती। वह लगातार हमले करती जाती है और भीड़ जोर जोर से चीर करने लगती है। अब गुंथर एक भारी भरकम चट्टान उठाकर रिचर्ड पर फेंक देती है। क्रैश! रिचर्ड उस चट्टान के नीचे दब जाता है। कोलिसियम की मालकिन सोचती है, क्या एक लॉर्ड मेरे एरिना में मर गया? गुंथर विक्टोरियस महसूस करती है, लेकिन तभी चट्टान के नीचे से एक आवाज आती है, तुमने सच में सोचा कि इतना काफी होगा? रिचर्ड चट्टान को धक्का देकर अलग कर देता है। गुंथर गुस्से में एक लोहे की जंजीर उठाती है और रिचर्ड के गले में लपेटकर उसे जमीन पर पटक देती, लेकिन रिचर्ड स्ट्रगल नहीं करता। वह सिर्फ मुस्कुराता है। एक हल्के झटके से वह जंजीर तोड़ देता है। पूरे बारबेरियन स्टन्ड हैं। गुंथर की आंखें फटी रह जाती हैं। यह जंजीर टॉप क्राफ्ट्समैन ने बनाई थी, जो दैत्य जैसे जानवरों को पकड़ने के लिए थी। मैं खुद इससे कभी आजाद नहीं हो सकी, लेकिन यह आदमी इसे इतनी आसानी से तोड़ रहा है। रिचर्ड मुस्कुराता है। तुमने अपनी ताकत दिखाई, अब मेरी बारी है। वह अपनी राइट फिस्ट उठाता है और हवा में जोर से घूंसा मारता है। गुंथर ब्लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन रिचर्ड का अगला हमला इतना ताकतवर होता है कि जमीन टूटने लगती है। बारबेरियंस यह देखकर आश्चर्य में पड़ जाते। फिर रिचर्ड अचानक गुंथर का गला पकड़ लेता है। गुंथर स्ट्रगल करती है, लेकिन वह खुद को छुड़ा नहीं पाती। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है, मानो अंत स्वीकार कर रही हो, लेकिन रिचर्ड उसे मारने के बजाय उसकी जंजीरें तोड़ देता है। गुंथर हैरान रह जाती है। क्यों? रिचर्ड मुस्कुराता है, क्योंकि मैं तुम्हें मारने नहीं, अपने साथ जोड़ने आया हूँ। गुंथर गहरी सांस लेती है और धीरे धीरे रिचर्ड का हाथ थाम लेती है। अब से तुम हमारे लॉर्ड हो। बारबेरियंस कुछ देर के लिए शांत रहते और फिर जोर से चिल्लाते हैं, हम तुम्हारा अनुसरण करेंगे। रिचर्ड ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, एक संकेत कि बारबेरियंस उसके साथ जुड़ सकते हैं। गुंथर ने उसका हाथ थाम लिया और उठ खड़ी हुई, ये घोषणा करते हुए, अब से रिचर्ड हमारे नए नेता हैं। रिचर्ड ने अपनी आवाज बुलंद की, अब मैं लॉर्ड बनूंगा और मुझे तुम्हारी ताकत चाहिए ताकि हम एक साथ आगे बढ़ सकें। पहले तो बारबेरियंस असमंजस में थे, लेकिन फिर उन्होंने शोर मचाकर अपनी सहमति जता दी। अब रिचर्ड उनके बॉस। चीयर्स के बीच रिचर्ड को एक सिस्टम नोटिफिकेशन मिला। जैसे ही उसने अपनी टीम में जुड़ने के लिए आए रिक्वेस्ट की बाट देखी, रिचर्ड को एहसास हुआ कि उसने सुप्रीम लॉर्ड बनने की अपनी यात्रा का पहला कदम उठा लिया है। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होगी। यह दुनिया केवल अराजकता और रक्तपात से भरी हुई। अनगिनत लोग लॉर्ड्स बनने के लिए उठे, लेकिन उनमें से ज्यादातर हताशा और विनाश में डूबकर खत्म हो गए। रिचर्ड जानता था कि उसका सफर रोमांचक होगा, लेकिन वह आधे नंगे बारबेरियंस के झुंड के साथ शहर में घूमना समझदारी नहीं समझता था। इसलिए उसने अपने लोगों को शहर की सबसे बड़ी इक्विपमेंट स्टोर की ओर चलने का आदेश दिया। द इक्विपमेंट स्टोर। जैसे ही वे स्टोर में घुसे, बारबेरियंस बच्चों की तरह उत्साहित हो गए। वाह, ये सब हमारा होगा, एक ने कहा। रिचर्ड ने एक नजर भी डिस्प्ले पर नहीं डाली। वह सीधे दुकान के मालिक, एक बौने ड्वार्फ नेगन के पास गया। मैं अपने भाइयों के लिए इक्विपमेंट खरीदने आया हूँ। सुना है तुम्हारी दुकान में सबसे बेहतरीन हथियार मिलते हैं। नेगन ने रिचर्ड की तरफ देखा और दीवार पर लगा एक बटन दबाया। क्लिक! अचानक पूरी दीवार घूमने लगी और एक विशाल आर्सनल सामने आ गया। लांस, तलवारें और भाले। रिचर्ड ने लांस और 3 थ्रोइंग स्पीयर्स की डिमांड की। नेगन ने झट से हिसाब लगाया, 750 गोल्ड कॉइन। रिचर्ड ने सिर्फ कुछ सोने के कॉइन्स निकाले। तुम मजाक कर रहे हो? नेगन ने हंसते हुए कहा और बटन दबाने को हुआ ताकि दरवाजे बंद हो जाए। गुंथर गुस्से में आगे बढ़ी, तुम हमारे नेता का अपमान कर रहे हो। लेकिन रिचर्ड ने उसे रोक दिया। रुको। रिचर्ड ने अपनी जेब से एक लेजेंडरी वेपन निकाला, द ड्रैगन स्लेयर सोर्ड। नेगन की आंखें चौड़ी हो गईं। ये इतनी दुर्लभ तलवार तुम्हारे पास कहां से आई? वह कांपने लगा। उसे एहसास हुआ कि रिचर्ड कोई आम आदमी नहीं है। तो तुम जो चाहो उधार ले सकते हो। रिचर्ड ने तलवार वापस ली और बारबेरियंस को आदेश दिया, हर कोई एक लांस, 3 थ्रोइंग स्पीयर्स और लेदर आर्मर ले लो। नेगन इनकार नहीं कर सका और उसके कर्मचारियों ने जल्दी से सभी बारबेरियंस को हथियारों से लैस कर दिया। अब बारबेरियंस पूरी तरह सशस्त्र और उत्साहित थे। गुंथर ने आगे बढ़कर पूछा, अब क्या करेंगे? रिचर्ड ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अब हम वो जमीन लेने जा रहे हैं जो हमारे हक की है। डेंजर लर्क्स इन द शैडोज। जैसे ही रिचर्ड की सेना आगे बढ़ी, एक अजनबी दूर से उन्हें दूरबीन से देख रहा था। गोब्लिन चीफ हैरिसन। उसके बगल में ग्नोल चीफ खड़ा था, जिसकी जैकल आर्मी पास की पहाड़ियों में छिपी हुई थी। वे रिचर्ड की सेना को लूटने की योजना बना रहे थे। ग्नोल चीफ बेसब्र था, हम उन पर हमला क्यों नहीं कर रहे? लेकिन हैरिसन ने उसे रोका, अभी नहीं, इंतजार करो, जब वे और गहराई में जाएंगे तभी हमला करेंगे। रिचर्ड की रणनीति गुंथर को अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ। मुझे लगता है कोई हम पर नजर रख रहा है। रिचर्ड को भी संभावित हमले का अंदाजा था। उसने अपनी सेना को रुकने का आदेश दिया। रुको, सभी लोग अपने वाहनों और सामान को घेरे में रखो। रिचर्ड ने एक छोटी सी थैली निकाली और सबको एक एक गोली, पिल्स, दी।
ये ओरिएंटल एलिक्सिर है, इसे खाने से तुम्हारी ताकत बढ़ जाएगी। बारबेरियंस ने तुरंत गोली खा ली, लेकिन कुछ को शक हुआ। रिचर्ड मुस्कुराया। रिलैक्स, क्या तुम्हारा बॉस तुमसे कभी झूठ बोलेगा? असल में वे पिल्स सिर्फ फूलों की गोलियां थी। रिचर्ड ने एक चाल चली थी ताकि बारबेरियंस को लगे कि उनकी शक्ति बढ़ गई है, लेकिन असली शक्ति तो लॉर्ड सिस्टम की थी, जो लड़ाई में उनकी लेवल बढ़ा सकता था। गुंथर सिस्टम में इंडिपेंडेंट हीरो यूनिट के रूप में दर्ज, बाकी सब लेवल 3 स्पीयरमैन थे। रिचर्ड ने हल्के से मंत्र पढ़ते हुए एक और मैजिक पिल निकाली और बड़बड़ाया, बहुत जल्द तुम सब इसकी असली शक्ति देखोगे। द अटैक बिगिंस। दूसरी तरफ गोबलिन्स और जैकल्स ने देखा कि बारबेरियंस रुक गए थे। ग्नोल चीफ हंसा। डर गए क्या? लेकिन गोबलिन चीफ ने हाथ से इशारा किया, अभी नहीं, लेकिन हाँ, अब हमला करने का सही समय। चार्ज। हजारों गोबलिन्स और जैकल्स पहाड़ी से नीचे दौड़े। बारबेरियंस पर मौत की बारिश होने वाली थी। मॉन्स्टर्स पहाड़ी से नीचे दौड़ते हैं। रिचर्ड तुरंत अपनी आर्मी को पहली बैटल के लिए तैयार होने का आदेश देता है। नल ब्लडशेड के लिए ईगर अपने फोर्सेस को पहले सबको मार डालने का निर्देश देता है। दोनों साइड्स लड़ाई के लिए तैयार हो रही। तभी रिचर्ड एक स्पीयर्स उठाकर जबरदस्त स्पीड से दुश्मन की ओर फेंकता है। स्पीयर हवा में तेजी से उड़ता हुआ हैरिसन की ओर बढ़ता है, लेकिन वह अपने आर्मर्ड आर्म से इसे आसानी से डिफ्लेक्ट कर देता है। स्पीयर दिशा बदलकर दूर खड़े एक गोबलिन की स्कल चीर देता है। हैरिसन अपनी आर्मी को बताता है कि उनके ओपोनेंट्स ताकतवर तो हैं, लेकिन इतना नहीं कि उनसे डरना पड़े। वह अपनी आर्मी को याद दिलाता है कि उनकी संख्या दुश्मन से कहीं अधिक है और सभी को एक साथ अटैक करने के लिए प्रेरित करता है। रिचर्ड की आर्मी क्लियर तौर पर नंबर्स में कमजोर पड़ रही थी, जिससे बारबेरियंस का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। उनमें से एक मटस करता है कि चाहे वे कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों न हो, इतनी बड़ी आर्मी को हराना इम्पॉसिबल है। एक जैकल हमला करता है, लेकिन एक बारबेरियन उसे पंच मारकर गिरा देता है। दूसरा बारबेरियन अपने वेपन से एक जैकल के स्टमक में वार करता है। हालांकि जैकल्स हार मानने वाले नहीं थे और वे बारबेरियंस को किल करने लगे। एक विशाल गोबलिन एक साथ कई बारबेरियंस से लड़ रहा था। रसल और एक अन्य बारबेरियन खुद को गोबलिन्स और जैकल्स से घिरा हुआ पाते हैं। रसल अपने वेपन से जैकल्स पर वार करता है, लेकिन तभी 3 जैकल्स उस पर एक साथ अटैक कर देते हैं। इस बीच एक विशाल गोबलिन एक बारबेरियन को एक हाथ से पकड़कर इतनी जोर से दबाता है कि उसका शरीर बर्स्ट हो जाता है। गुंथर ये सब देखकर रिचर्ड से पूछता है कि अब क्या किया जाए। रिचर्ड गुंथर से एक और स्पीयर देने को कहता है। फिर वह उस पर फ्लेमिंग स्पीयर हेड लगाकर एक ट्रोल की ओर लॉन्च करता है। स्पीयर सीधे ट्रोल को हिट करता है और उसे इंस्टेंट मार डालता है, जिससे बाकी मॉन्स्टर्स डरकर रिट्रीट करने लगते हैं। ये सक्सेसफुल अटैक रिचर्ड की आर्मी का मोरल बूस्ट कर देता है। अचानक रसल उठकर अपने ऊपर झपटे जैकल को जमीन पर पटक देता है। ठीक उसी समय नल चीफ उसके पीछे आकर उसे फेटल ब्लो देने वाला ही था कि रिचर्ड का स्पीयर उसकी बॉडी को भेद देता है। इसके तुरंत बाद रिचर्ड अपनी ड्रैगन स्लेयर सोर्ड निकालकर चिल्लाता है कि लुटेरों के लीडर्स मारे जा चुके और दुश्मन का फाइटिंग स्पिरिट टूट चुका है। वह अपनी आर्मी को इस मोमेंट का फायदा उठाकर फुल स्केल अटैक करने का आदेश देता है। रिचर्ड के शब्दों से उत्साहित होकर बारबेरियंस का जोश बढ़ जाता है और वे बैटल में हावी होने लगते। गुंथर को अब समझ आता है कि रिचर्ड शुरुआत से ही दुश्मन के लीडर्स को टारगेट कर रहा था और कैरेज पर खड़े रहने से उसे पूरे बैटलफील्ड का बेटर व्यू मिल रहा था। रिचर्ड एक पुरानी कहावत दोहराता है, बैंडिट्स को पकड़ना है तो पहले उनके लीडर को पकड़ो। अब केवल चीफ हैरिसन की आर्मी बची जो इस एम्बुश की साजिश रचने वाले थे। गोबल गुस्से में दांत भींचते हुए बारबेरियंस को लूजर्स और ऑर्डिनरी लोग कहकर उनकी बेवकूफी के परिणाम देखने को कहता है। तभी उसके शरीर से पॉइजनस ग्रीन एनर्जी निकलने लगती। यह देखकर रिचर्ड सोचता है कि यह कोई साधारण गोबलिन नहीं बल्कि कोई चीफ लगता है। वह अनुमान लगाता है कि क्या यह एम्बुश पहले से प्लान किया गया था और गोबलिन को इस बात का डर नहीं कि कोई और पावरफुल जाति उसे मार सकती है। गोबलिन लीडर ठहाका लगाकर बताता है कि सबसे बड़ा खतरा तो हाई माउंटेन फोर्ट्रेस से है, जो मीलों दूर पूर्व दिशा में स्थित है। यह एक इजीली डिफेंडेबल और हार्ड टू अटैक प्लेस था। इसके अलावा उसे विश्वास था कि वहां के कोबल्ट्स में इतनी हिम्मत नहीं कि वे बाहर निकलकर उसका लूट छीन सकें। रिचर्ड इस अप्रत्याशित अपॉर्चुनिटी से हैरान था। वह एक उपयुक्त टेरिटरी खोजने को लेकर चिंतित था, लेकिन अब एक स्लाई ग्रीन के साथ वह कहता है कि उसे गोबलिन लीडर के लिए बुरा लग रहा है कि वह अपना स्पॉइल्स नहीं ले पाएगा, इसलिए वह उसे ड्रैगन स्लेयर सोर्ड तोहफे में देगा। हैरिसन तुरंत अलर्ट हो जाता है और खुद को बचाने के लिए तैयार करता है, लेकिन एक ब्लिंक ऑफ एन आई में रिचर्ड अपनी सोर्ड चलाकर उसका सिर काट देता है। बाकी गॉब्लिन्स स्टंड होकर भागने लगते हैं। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए गंथर बाकी बैंडिट्स को पकड़ने का आदेश देता है। रिचर्ड सिस्टम नोटिफिकेशंस चेक करता है और देखता है कि ज्यादातर बारबेरियंस का लेवल 3 से बढ़कर लेवल 4 हो चुका है। पास खड़े बारबेरियंस अपने न्यूफाउंड स्किल्स को महसूस करते हैं और युद्ध के लिए और भी अधिक कॉन्फिडेंस से भर जाते हैं। तभी उनके लोग 2 पकड़े गए ट्रोल्स लेकर आए। घोड़े मर चुके थे तो रिचर्ड ने निर्णय लिया कि अब ये ट्रोल सप्लाईज खींचेंगे और उन्हें नए मार्शल्स घोषित कर दिया। रिचर्ड ने मैप का अध्ययन करते हुए देखा कि उनकी अगली मंजिल हाई माउंटेन फोर्ट्रेस थी। एक बड़ा ट्रोल एक कार्ट खींच रहा था जिसमें रिचर्ड बैठकर मैप पढ़ रहा था। उसने देखा कि यह ट्रोल काफी तेज था
और इस गति से वे जल्दी ही हाई माउंटेन फोर्ट्रेस पहुंच जाएंगे। फिर से सिस्टम पैनल सामने आया जिसमें उसके वेरियस स्टैट्स इंक्लूडिंग वेपन्स दिखाए गए। रिचर्ड ने महसूस किया कि हर इंप्रूवमेंट के साथ उसे अपने पर्सनल एट्रीब्यूट्स के लिए बोनस पॉइंट्स मिल रहे थे। स्टोर बटन अभी भी इनएक्टिव था और उसे अपनी पावर और थ्रोइंग स्किल्स बढ़ानी थी। वेपन मास्टरी बैटल से इनहांस हो सकती थी, लेकिन उसकी एट्रीब्यूट बोनसेस नेचुरल थे, बिना किसी मैजिकल एबिलिटीज के। वह सोचता है कि क्या वह और स्ट्रॉन्गर होगा, खुद को एक मस्कुलर जायंट की तरह इमेजिनिंग करता है। तभी गुंथर ने बताया कि वे हाई माउंटेन फोर्ट्रेस के बेस तक पहुंच चुके हैं। रिचर्ड खड़ा हो जाता है और माउंटेन के बेस, काल्म वाटर और ग्रीनरी को देखता है। वह टिप्पणी करता है कि यह जगह इतनी बुरी नहीं है। पास में साफ पानी देख कुछ बारबेरियंस कूद कर नहाने लगते हैं, जिससे गुंथर थोड़ा एम्बेरेस्ड महसूस करता है। 2 बारबेरियंस डेड रैबिट्स लेकर आते हैं और बताते हैं कि यहाँ वाइल्ड लाइफ की अबंडेंस है और वे बड़े शिकार पर जाने का सुझाव देते हैं। रिचर्ड को लगता है कि उनकी सर्वाइवल स्किल्स इंप्रेसिव हैं। रिचर्ड ने देखा कि गुंथर अपनी हाथों को सूंघ रही थी और उसने सुझाव दिया कि वह नहाकर आराम करे, खासकर उनकी रीसेंट बैटल्स के बाद। उसने पास के हिडन पॉन्ड का जिक्र किया और भरोसा दिलाया कि वह बारबेरियंस पर नजर रखेगा। गुंथर ने शर्माते हुए धन्यवाद कहा। कुछ देर बाद एक सेक्लूडेड ग्रीन स्पॉट में स्टोन से घिरे हुए गुंथर ने हिडन पॉन्ड में स्नान किया, आराम किया और एक अच्छे ब्रेक का आनंद लिया। रात के कवर में रिचर्ड और उसकी ग्रुप माउंटेन टॉप पर पहुंचे और हाई माउंटेन फोर्ट्रेस को पाया। रिचर्ड ने सभी को बताया कि यह उनका नया बेस कैंप होगा। 2 कोबल्ट्स को गेट पर पहरा देते हुए देखकर रिचर्ड और रसल ने एक डिस्डेन भरी नजर एक दूसरे पर डाली और बिना किसी हेजिटेशन के रिचर्ड ने हमला करने का आदेश दे दी। फोर्ट्रेस के अंदर कोबल्ट लीडर अपनी कैटफोल्क साथी के साथ आराम कर रहा था। उस क्रूशल पल में रिचर्ड ने दरवाजा खोला और कोबल्ट्स इतने चौंक गए कि उन्होंने अपनी जीप बाहर निकाल दी और गार्ड्स को बुलाने की चिल्लाने लगे। उसी समय रिचर्ड के एक आदमी ने रिपोर्ट किया कि बाहर के सभी कोबल्ट्स को संभाल लिया गया था। गुस्से में कोबल्ट लीडर ने रिचर्ड को घूरते हुए कहा कि उसकी फोर्सेस पर हमला करना बड़ी गलती थी। उसने चेतावनी दी कि उसके पास नियर बाय 2.1 से अधिक गठबंधन जनजातियां में है जो इस हमले को बिना सजा दिए नहीं जाने देंगे, लेकिन रिचर्ड को सुनने का मन नहीं था। उसने तुरंत कोबल्ट लीडर को बांधकर हवा में लटका दी। डर के मारे कोबल्ट ने जल्दी से माफी मांगी और रिचर्ड ने उसे खोलकर छोड़ दिया। कोबल्ट ने जैसे ही भागने की कोशिश की, वह रिचर्ड को घृणा की नजरों से घूरते हुए बदला लेने की कसम खाता है। एक बारबेरियन ने टिप्पणी की कि उन्हें हाई माउंटेन फोर्ट्रेस इतनी आसानी से कैप्चर हो जाएगा, यह उम्मीद नहीं थी, लेकिन गंथर ने जवाब दिया कि कोबल्ट्स बेकार थे। रिचर्ड ने सभी को बताया कि फोर्ट्रेस स्पेशियस है, वहां व्यापक व्यू है और पानी की कोई कमी नहीं। खुला व्यू उन्हें कई मील तक देखने की सुविधा देता है। कुछ देर बाद रिचर्ड ने मैप निकाली और सभी को पहले कॉम्बैट मीटिंग के लिए बुलाया। एक पास खड़ा बारबेरियन ने पूछा कि क्या उन्हें फिर से लड़ाई की जरूरत है। रिचर्ड ने समझाया कि इतना अच्छा लोकेशन कोबल्ट्स जैसे वीक ग्रुप के कब्जे में क्यों था, इसका कोई कारण होगा, शायद आसपास और कोबल्ट ट्रूप्स मौजूद हों। रसल ने चेतावनी दी कि चूंकि उन्होंने कोबल्ट लीडर को पहले छोड़ दिया था, वह वापस रीइंफोर्समेंट लेकर आ सकता है। रिचर्ड ने जवाब दिया कि उसने सभी को हथियार और गियर से लैस करने में बहुत खर्च और इस बार वे दुश्मनों को एक एक करके नहीं ढूंढेंगे, बल्कि उन्हें खुद आने देंगे। वे दुश्मनों का इंतजार करेंगे और फिर एक साथ सबको खत्म करेंगे ताकि ज्यादा मुनाफा हो। फोर्ट्रेस में सेटल होने के बाद ट्रूप ने जश्न मनाया, लेकिन गुंथर ने रिचर्ड से पूछा कि क्यों बैंडिट अब तक कोई कदम नहीं उठा रहा जबकि इतना समय गुजर चुका था। रिचर्ड ने अपना खाना खाते हुए जवाब दिया कि वह बहुत इम्पेशेंट हो रही थी और सुझाव दिया कि उन्हें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। शांति के दिन केवल 2 दिन ही रहे और फिर रिचर्ड के आदमी ने पास के क्षेत्र में एक बड़ी आर्मी के बारे में पता चलाया। अपना मुंह पोंछते हुए रिचर्ड हल्की सी मुस्कान के साथ बोला कि अब समय आ गया था, क्योंकि उनकी किस्मत उनके पास आ चुकी थी। उस रात बिनोकुलर्स का इस्तेमाल करते हुए रिचर्ड ने दुश्मन के कैंप का निरीक्षण किया और देखा कि गोब्लिन सो रहे थे। इस अवसर को जब्त करने और हाई माउंटेन फोर्ट्रेस पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने का निर्णय लिया। उसने निर्देश दिया कि केवल गंथर की स्क्वाड उसके साथ हमले में शामिल होगी, जबकि बाकी बारबेरियंस और ट्रोल्स फोर्ट्रेस में रुककर उसे सुरक्षा देंगे। बारबेरियंस ने सहमति जताई और रिचर्ड ने सुझाव दिया कि काम जल्दी खत्म कर दिया जाए। जल्दी से काम खत्म करते हैं, क्योंकि जब बारबेरियंस सोते हुए गोब्लिन्स के टेंट्स के पास पहुंचे, गुंथर ने एक टेंट खोला और अपनी सोर्ड से अंदर सो रहे गोब्लिन को तुरंत मार डाला। शोर सुनकर बाकी गोब्लिन्स जाग गए और एक बैटल शुरू हो गया। अपनी ट्रूप्स को ऑर्गेनाइज तरीके से हिलते हुए देख रिचर्ड ने चुपचाप अपना सिस्टम पैनल खोला। सिस्टम ने उन्हें सिर्फ स्ट्रेंथ ही नहीं दी थी, बल्कि पहले वे सिर्फ सिंपल माइंडेड बारबेरियंस थे जो कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंस को नहीं समझते थे। अब वे एक एलीट फोर्स बन गए थे जो इफेक्टिव बैटल फॉर्मेशंस बना सकते थे। अचानक रसल ने कुछ स्ट्रेंज महसूस किया, जैसे ही जमीन में जबरदस्त कंपन होने लगा। उसे एक साइड में फेंका गया क्योंकि एक विशाल गोब्लिन जिसकी 2 हॉर्न्स थीं, ड्रैगन गोब्लिन के रूप में सामने आया। ड्रैगन गोब्लिन ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और गोब्लिन जमीन से बाहर निकलने लगे जैसे ग्राउंड हॉग। ये साइट सभी को डरा गया, जिसमें रिचर्ड भी शामिल था।
जिसे एहसास हुआ कि सिचुएशन ज्यादा चैलेंजिंग हो गई है। लेकिन यही नहीं था, गोब्लिन ने एक और जोरदार रोर निकाली और एक विशाल क्रीचर जो पेंगोलिन जैसा दिखता था सामने आया, जो ड्रैगन गोब्लिन को अपनी पीठ पर उठाकर खड़ा कर लिया। इस जुदा क्रीचर को देखकर बारबेरियंस फिर से डर गए। पेंगोलिन पर सवार गोब्लिन ने उन्हें मूर्ख लूजर्स कहा और फिर अपनी वेपन को उनकी ओर इशारा किया और ड्रैगन्स ब्लड की पावर से उन्हें सजा देने की मांग की। गुंथर रेडी थी। उसने एक स्पीयर क्रीचर पर फेंका, लेकिन जैसे ही स्पीयर क्रीचर से टकराया वह यूजलेस हो गया। गोब्लिन ने बुरी तरह हंसते हुए उसे टोंट किया कि उसकी वीक स्पीयर उसके बीस्ट के आर्मर से मैच नहीं कर सकती। उसने उसे लूजर कहा और यह डिक्लेयर किया कि उसे जल्द ही ड्रैगन ब्लड की पावर समझ में आ जाएगी। फिर अटैक शुरू किया। जैसे ही गुंथर ने देखा कि क्रीचर उसके सामने असाधारण स्पीड से आ रहा है, संकट के बीच में रिचर्ड गुंथर के सामने दौड़ा और क्रीचर की टांग को दोनों हाथों से पकड़ लिया। क्रीचर ने रिचर्ड को डिस्डेन से देखा, इंटेंडिंग टू थ्रो हिम ऑफ, लेकिन रिचर्ड ने चिल्लाकर गोब्लिन को बीस्ट से गिरा दिया, जिससे वह भारी गिर पड़ा। आसपास के गोब्लिन स्टन्ड हो गए और डर के मारे चिल्लाने लगे। रसल ने रिचर्ड की स्ट्रेंथ देखकर हैरान होकर सोचा। ड्रैगन गोब्लिन, जो अभी भी उठने की कोशिश कर रहा था, मटर्ड कि ऐसा नहीं हो सकता। रिचर्ड ने ड्रैगन ब्लड के नोबल ब्लड का जिक्र करते हुए मुस्कुराया और सार्कास्टिकली सजेस्टेड किया कि गोब्लिन की नोबिलिटी शायद सरेंडर कर दे। गुस्से में गोब्लिन ने टीथ भींचते हुए अपनी वेपन उठाई और रिचर्ड पर अटैक किया, ये शपथ लेते हुए कि वह कभी हार नहीं मानेगा। रिचर्ड ने झपाक से उस अटैक को डॉज किया और गोब्लिन के फेस पर एक पावरफुल पंच मारा। फिर भी रिचर्ड ने अपनी क्लोक ठीक की और आत्मविश्वास से चलते हुए सभी को याद दिलाया कि उसने जैसा प्रॉमिस किया था वैसे ही बैटल जल्दी खत्म किया। इस बीच जब बारबेरियंस ड्रैगन ब्लड वाले वेपन के साथ जश्न मना रहे थे, रिचर्ड ने अपने लेवल की जांच की और देखा कि उसे 175 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं। इन पॉइंट्स को इस्तेमाल करने का फैसला करते हुए रिचर्ड ने उन्हें गुंथर की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एलोकेट किया। गुंथर ने रिचर्ड को बुलाया और उसे पेंगोलिन दिखाया, जिसे उन्होंने पकड़ लिया और बांध लिया। उसने इसे उसे गिफ्ट के रूप में दिया। नियर बाय कुछ बारबेरियंस ने बड़े बॉक्सेस खोले, जिनमें सिर्फ 2 सोने के सिक्के थे, जो उनकी खराब फाइनेंशियल सिचुएशन को दिखा रहे थे। रिचर्ड हंसी में बोले कि लगता है गोब्लिन्स भी मुश्किल में हैं। गुंथर ने फिर पूछा कि हमें उस मॉन्स्टर के साथ क्या करना चाहिए। रिचर्ड ने पेंगोलिन के पोटेंशियल मीट को देखते हुए उसे सिर पर हाथ पिटा और नाम दिया विंड चेसर। उसने एक साफ शर्त रखी, अगर बीस्ट ने आदतें नहीं सुधारी तो उसे सबके लिए खाना बना दिया जाएगा। तभी रिचर्ड ने देखा कि स्टोर आइकन अब अवेलेबल था। उसने एक पुरानी नाइट स्पीयर देखी, जिसकी कीमत 800 डीएंस थी। चूंकि उसकी वॉलेट खाली थी, वह सिर्फ डिस्काउंट वाले वेपन्स ही खरीद सकता था। खरीदने के बाद एक रोशनी चमकी और नाइट स्पीयर सामने आ गई। उसे पकड़ते हुए उसने महसूस किया कि अब उसे सिस्टम के काम करने का तरीका समझ में आ रहा था। गुंथर ने पूछा कि क्या बॉस स्पेशल मैजिक भी यूज कर सकते हैं। उसी समय रिचर्ड ने पास ही कुछ मूवमेंट महसूस किया। एक बारबेरियन ने उसे बताया कि लग रहा है कि जैकल्स का एक ग्रुप रोबेरी में शामिल है। रिचर्ड ने बिनोक्यूलर्स से एरिया स्कैन किया और एक वेल्थी कारवान को देखा, रिमार्क करते हुए कि यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि जैकल्स इसे टारगेट कर रहे हैं। कारवान जिसमें कार्ट्स और हॉर्सेस भरे थे, चारों ओर से घिरा हुआ था और उसके डिफेंडर्स एक फियरस अटैक के लिए तैयार हो रहे थे। गुंथर ने पूछा कि क्या हमें इंटरवीन करना चाहिए। रिचर्ड ने बताया कि यह कोई ऑर्डिनरी कैरावान नहीं है और उनकी मदद करना उनके बिजनेस के लिए फायदेमंद हो सकता है, साथ ही उनके टेरिटरी को भी एक्सपेंड कर सकता है। जैकल्स के लीडर ने डिमांड की कि सब अपनी सारी पैसे दे दें, कहते हुए कि अब वे जैकल टेरिटरी में हैं। कारवन के एक पुराने आदमी ने जवाब दिया कि वे वोया ट्रेडिंग कंपनी से हैं और चेतावनी दी कि अगर उन्हें नुकसान पहुंचा तो इंपीरियल आर्मी उनका पीछा करेगी। जैकल्स सिर्फ इस पर हंसी उड़ाते हैं और उनका लीडर स्मर्किंग कहता है कि वे बैंडिट्स हैं। क्या उन्हें लगता है कि पोम्पेल एम्पायर का नाम सुनकर वे डर जाएंगे। इसके बाद उसने अपने आदमियों को अटैक करने का आदेश दिया। कैरावन का एक डिफेंडर जैकल्स को रोकने की कोशिश करता है और पुराने आदमी से भागने का कहता है, लेकिन वह बच नहीं पाता। एक हमलावर ने पीछे से उसे मारा और वह गिर पड़ा, खून से सना हुआ, और दया की भीख मांगते हुए कहता है कि वह पैसे दे देगा। जैकल लीडर ने कहा कि अब दया का कोई मतलब नहीं, अब कोई उन्हें बचाने नहीं आएगा। अचानक एक स्पीर हवा में उड़ते हुए लीडर के सीने में समा गई। वह खून उगलता है और सब स्टंड हो जाते हैं। रिचर्ड जो स्पीयर फेंकने वाला था, उसने कहा कि ये बड़ी अच्छी तरह से परफॉर्म कर रही है। गुंथर ने तुरंत अपने बारबेरियंस को आदेश दिया कि वे जैकल्स को मार डालें। बारबेरियंस बिना किसी हेजिटेशन के चार्ज करने लगे। जैकल्स घबराए हुए थे और उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि ये हमलावर कौन है। रिचर्ड ने एक पेड़ के पास आराम से खड़े होकर कहा कि ये जैकल्स सिर्फ कुछ साधारण बैंडिट्स हैं और इस बार वह बस इसे देखेंगे। गुंथर ने आत्मविश्वास से अपने आदमियों को 2 ग्रुप्स में बांटने का आदेश दिया। रिचर्ड ने ध्यान से देखा कि जबकि बारबेरियन स्ट्रांग हैं, वह एक नेता के तौर पर डिसिप्लिन्ड आर्मी को ज्यादा महत्व देता है, जो उनकी भविष्य की लड़ाइयों के लिए बेहद जरूरी है। सभी जैकल्स हार गए, सिर्फ 2 बचे थे। एक ने भागने का फैसला किया, जिससे दूसरा नाराज हो गया। उसने चिल्लाते हुए पूछा कि क्या उसका साथी सच में भाग रहा था। भागने वाला जैकल बोला कि अगर उसने अब तक नहीं समझा तो रिचर्ड और बारबेरियंस ने गोब्लिन, नूल्स और जैकल्स के अलायंस को नष्ट कर
कर दिया था। दूसरा जैकल तब समझा और चिल्लाया कि रिचर्ड, जो लेजेंडरी नोबल और लॉर्ड ऑफ द वाइल्ड के रूप में जाना जाता था, वह अचानक सामने आ गया। अब उसे उनकी मुश्किलों का एहसास हुआ और वह चिल्लाया कि वे अब बर्बाद हो गए हैं, उन्हें भाग जाना चाहिए। दोनों जैकल्स दौड़ पड़े, लेकिन अचानक जमीन से एक विंडमिल निकला और उन्हें उड़ा दिया। फिर एक मॉन्स्टर ने दोनों जैकल्स को पकड़ लिया। रिचर्ड को पूरा यकीन था कि उसकी आर्मी बाकी जैकल्स को बिना उसकी मदद के संभाल लेगी। वे अब पहले की तरह डिसऑर्गेनाइज नहीं थे। एक बारबेरियन ने आखिरी जैकल को मारा और रिचर्ड को रिपोर्ट किया। एक मर्चेंट रिचर्ड के पास आया, धन्यवाद देता हुआ, और उसे वॉरियर कहकर उसकी बहादुरी की सराहना की। साथ ही यह वादा किया कि वह उसकी वीरता की कहानी फैलाएगा। रिचर्ड ने बिनझिझक जवाब दिया कि अगर वे उसका धन्यवाद करना चाहते हैं तो इसे पैसों के रूप में करें। मर्चेंट थोड़ा चौंका। फिर एक लड़की जो लंबे सुनहरे बालों वाली थी, एक कार्ड से बाहर आई और मुस्कुराते हुए बोली कि जैसा कि उम्मीद थी, एक लालची एरिस्टोक्रेट से यही उम्मीद थी। रिचर्ड सच में दिलचस्प था। मर्चेंट गर्ल वोया ट्रेडिंग कंपनी से बाहर आई। कार्ट से एक लड़की बाहर आती है जो अपनी पहचान एनी के रूप में पेश करती है। वह रुदो से मुड़ती है और पूछती है कि वह ठीक है या नहीं। रुदो सिर हिलाते हुए कहता है कि वह ठीक है। एनी रिचर्ड और बारबेरियंस का धन्यवाद करती है और उन्हें बचाने के लिए उनका आभार जताती है। रिचर्ड हंसते हुए यह बताते हैं कि उनके सैनिक बहादुर हैं और जैकल्स उनके लिए कोई चुनौती नहीं थी। इस बीच पास खड़े बारबेरियंस आपस में बड़बड़ाते हैं और रिचर्ड को एरोगेंट कहते हैं, ये शिकायत करते हुए कि वह कभी भी सामान्य समय में उनकी तारीफ नहीं करते। एनी रिचर्ड से कहती है कि उसके पास एक अनुरोध है। रिचर्ड पूछते हैं क्या चाहिए। एनी बताती है कि उनके कई लोग घायल या मरे हुए हैं और अब बाकी कैरावेंस के साथ उनके व्यापार को पूरा करना असंभव हो गया है। वह उम्मीद करती है कि वे रिचर्ड और उनके समूह के साथ कुछ समय रुक सकें। रिचर्ड बिना कोई सहानुभूति दिखाए जवाब देता है कि उसके एस्टेट में रुकना महंगा होगा, ये बताते हुए कि यह उसके घर में 5 सितारा होटल के जैसा जाना जाता है। एनी कहती है कि वह पैसे और हथियारों से भुगतान करने का इरादा रखती है। फिर वह रुदो से एक आइटम लाने का आदेश देती है। रुदो एक टर्क्वाइज बॉल लेकर आता है जिसमें तारे बने हुए होते हैं। रिचर्ड पूछता है कि यह क्या है और एनी बताती है कि यह एक कम्युनिकेशन क्रिस्टल है जिसका उपयोग वह अपने ट्रेडिंग हाउस से मदद के लिए संदेश भेजने में करती है। रिचर्ड पूछता है कि उनके रीइंफोर्समेंट्स कब आएंगे और एनी जवाब देती है कि यह कम से कम 3 दिन लेगा क्योंकि वे होरन से बहुत दूर हैं। चतुर रिचर्ड को अब भी यकीन है कि यह सामान्य कैरावन नहीं है और वह देखता है कि यह एक अच्छा मौका हो सकता है बहुत सारा पैसा कमाना। वह कहता है कि उन्हें साथ आना चाहिए और घोषणा करता है कि वह रिचर्ड, द लॉर्ड ऑफ द हाईलैंड फोर्ट्रेस, कभी भी दोस्ताना मेहमानों को वापस नहीं कर। एनी उनका धन्यवाद करती। कुछ समय बाद वे फोर्ट्रेस पहुंचते हैं। रिचर्ड देखता है कि कैरावन के सदस्य सड़क पर बिछे और घायल लोगों की देखभाल कर रहे हैं। एनी रुदो को घायल सैनिकों को एक हीलिंग पोशन देने का आदेश देती है। वह एक वायल से नीला द्रव्य एक बड़े बाल्टी में डालती। रिचर्ड यह देखकर महसूस करता है कि यह एक लेजेंडरी हीलिंग पोशन जिसे उच्च स्तरीय जादूगर ने आशीर्वाद दिया है और मध्य स्तरीय जादू से मजबूत किया है, जो घावों को तुरंत ठीक कर सकता है। वह यह सोचता है कि यह पोशन उसकी पहुंच से बाहर है क्योंकि उसके पास इतना उच्च स्तर का स्टेटस नहीं है। एनी बताती है कि यह पोशन महंगा है और इस कैरावन के बारे में उसकी आशंकाएं सच साबित होती हैं। रात होते ही एनी रुदो से पूछती है कि क्या उसने सभी पीड़ितों की जांच की है। वह जवाब देता है कि उनके पास पैसे या आपूर्ति की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनकी आधी टीम घायल या मरी हुई है। एनी दुखी होती है और कई जिंदगियों के नुकसान पर शोक व्यक्त करती है। रुदो उसे सांत्वना देता है, ये कहते हुए कि वे भाग्यशाली थे कि रिचर्ड ने उनकी मदद की, वरना स्थिति और भी खराब हो सकती थी। एनी रुदो से पूछती है कि वह रिचर्ड के बारे में क्या सोचता है। रुदो जवाब देता है कि रिचर्ड वास्तव में एक सक्षम लॉर्ड है और जब जैकल्स ने हमला किया तब उनकी स्थिति काफी बुरी लग रही थी, लेकिन फिर रिचर्ड के सैनिकों ने आकर पूरी स्थिति को पलट दिया। उसके सैनिकों ने इतनी ताकत और कौशल से लड़ा कि वे बाकी सभी से बहुत ऊपर थे। एनी पूरी तरह से सहमत होती है और मानती है कि उनका बचाव पूरी तरह से रिचर्ड और उनकी अद्वितीय सेना के कारण हुआ। रिचर्ड सोचता है कि कैरावन के सैनिकों के पास जो सामान है वह उसके 4 बारबेरियंस से कहीं ज्यादा प्रभावशाली है, जो अभी भी हथियारों को लेकर आपस में झगड़ रहे हैं। वह यह सोचता है कि उसने कैरावन का आर्मर बिना एक पैसा खर्च किए हासिल कर लिया और साथ ही सिस्टम से फ्रेड की बटल एक्स पुरस्कार के रूप में प्राप्त किया। एक मुस्कान के साथ वह निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसकी सेना भी अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है। तभी गुंथर उसकी तरफ दौड़ते हुए आती है और बताती है कि कुछ गलत हो रहा है। रिचर्ड तुरंत समझ जाता है कि स्थिति गंभीर है और पूछता है कि क्या हो रहा है। बारबेरियंस भी उनकी बात सुनने के लिए मुड़ते हैं। गुंथर बताती है कि उसने एक बड़ी आर्म्ड ग्रुप देखी है जिसमें आधे मानव और आधे घोड़े जैसे प्राणी थे जो उनकी तरफ बढ़ रहे थे। रिचर्ड को शुरुआत में भ्रम होता है कि आधा मानव आधा घोड़ा का क्या मतलब है, लेकिन जब वह बाहर देखता है तो उसे उन प्राणियों के पास घोड़े के धड़ के ऊपर मानव के सिर वाले शरीर दिखते हैं। ये सेंटोर्स हैं जो एक चांदी बालों वाली लड़की के नेतृत्व में आ रहे हैं जिसका नाम हेथर है और उसके हाथ में एक तलवार है। अचानक स्पीयर्स उनके पास आते हैं और पास ही जमीन में गिरते हैं। हेथर ने
फेंके गए स्पीयर्स की ताकत महसूस की और अपने समूह को आदेश देती है कि वे आगे बढ़ते रहें। रिचर्ड, जो एक स्पीयर पकड़े हुए था, हैरान होता है कि वे उसकी चेतावनियों की अनदेखी कर रहे हैं। वह पूरी ताकत से एक और स्पीयर फेंकता है और बारबेरियंस भी ऐसा ही करते हैं। एक स्पीयर सीधे हैदर की तरफ बढ़ता है, लेकिन वह उसे अपनी सोर्ड से काट देती है। फिर वह अपने समूह को रोकने का आदेश देती है, ये महसूस करते हुए कि इस दूरी पर आगे बढ़ना बहुत खतरनाक है। हैदर एक सफेद रूमाल को अपनी तलवार में बांधती है और उसे उठाकर उसे एक आत्मसमर्पण के संकेत के रूप में लहराती है। गुंथर रिचर्ड से कहती है कि यह सेंटोर बहुत चतुर है और फिर उसे बताती है कि शायद वे आत्मसमर्पण कर रहे हैं। रिचर्ड कहता है कि शायद हमें उन्हें मिलकर देखना चाहिए, लेकिन आदेश देता है कि बैरी ही महत्वपूर्ण समाचार साझा करने आए हैं। रिचर्ड बोर्ड लेता है और पूछता है कि यह क्या कहता है, यह स्वीकार करते हुए कि वह कुछ भी नहीं बना सकता है। लेकिन हैदर ने समझाया कि स्थानीय लोग एक आर्मी जुटाने की योजना बना रहे थे और उन्हें यह इनविटेशन कुछ अन्य बारबेरियंस को चेतावनी देने के लिए भेजा था। रिचर्ड के आसपास इकट्ठा हों, क्योंकि हैदर यह समझाती रहती है कि हाईलैंड फोर्ट कभी कोबल्ट्स का था, अब की एक आर्मी बन रही है। गुंथर यह बताते हुए रुक जाता है कि स्थानीय लोग हमेशा अपने विक्टर्स से नफरत करते हैं और मान लेता है कि रिचर्ड जानता है कि इसका क्या अर्थ है। रिचर्ड बोर्ड को एक हाथ से पकड़ता है और उसे टुकड़ों में क्रश कर देता है कि स्थानीय लोग हाईलैंड फोर्ट को रिक्लेम करना चाहते हैं। हैदर सिर हिलाकर पुष्टि करती है कि वह सही है और जोड़ती है कि कोबल्ट्स ने शमन्स और मैजिशियंस की मदद को भी लिस्टेड किया है, जिनकी पावर्स को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए। रिचर्ड जवाब देना शुरू करता है, लेकिन हैदर झुकती है और घुटने टेक कर अपनी चेस्ट पर हाथ रखते हुए सम्मान का संकेत देती है, जो वह ओपनली देती है। उसका ट्राइब उन बड़ी चैलेंजेस को पहचानने में मदद करता है जिनका वह सामना करेगा। रिचर्ड पूछता है कि वे उसके बजाय उसकी मदद करने के लिए क्यों तैयार हैं, जो फोर्ट को वापस लेना चाहते हैं। हैदर बताती हैं कि गेल ट्राइब कभी ओर्क एम्पायर से संबंधित था और कभी नहीं लोकल लोगों के साथ अलायंस किया या बैंडिट्स बन गई। फिर वह अपनी ट्राइब की स्टोरी साझा करती है, जहां हर कोई फील्ड्स में काम करता था और पीसफुल लाइफ बिताता था। उसके लोग अपने गुड बिहेवियर के लिए जाने जाते थे और पोएट्री और हिस्ट्री की एक रिच कल्चर थी। कुछ पेंटर्स थे, जबकि अन्य लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे। अब वे खुद को एक पावरफुल गॉड के साथ अलाइन करने की उम्मीद करते हैं, उनके ट्राइब के ग्लोरियस डेज को रिस्टोर करें। रिचर्ड खिड़की से बाहर देखता है और टिप्पणी करता है कि गेल ट्राइब वास्तव में शामिल होना चाहता है, क्योंकि सिस्टम ने उन्हें प्राप्त कर लिया है। अनुरोध करता है कि वह हैदर की प्रोफाइल की जांच करता है, ये देखते हुए कि वह आग से डरती है और लॉन्ग और शॉर्ट दोनों बोस के साथ स्किल्ड है, साथ ही एक हैवी हैमर के रूप में। वो देखता है कि ये सेंटोर्स एक डिस्टेंस से लड़ने में सक्षम है। वह हैदर और उसका नेतृत्व करता है ट्राइब को प्रॉपर्टी के लिए और हैदर को गेल ट्राइब के लीडर के रूप में पेश करता है। वह स्वीकार करता है कि उन्हें कुछ प्राप्त हुआ है। डिस्टर्बिंग न्यूज एनी पूछती है कि न्यूज को इतना टेरिबल क्या बनाता है। रिचर्ड बताते हैं कि कोबल्ट्स और हाइएनास जल्द ही होंगे, उन पर फिर से वॉर की घोषणा करें। एनी जल्द ही पूछती है। रिचर्ड सोचता है कि ऐसा होगा। रिचर्ड एक पल के लिए सोचता है और फिर अनुमान है कि उनके पास एनी को सुनने के लिए ऑलमोस्ट 10 दिन है और रूडो इस बारे में चिंतित हो जाते हैं कि आगे क्या करना है। गुंथर और रसेल और अधिक फाइट्स की संभावना को लेकर एक्साइटेड हैं। हैदर ने बताया कि हालांकि लोकल लोगों ने एक आर्मी या वेरियस ट्राइब्स से बना है, उन्होंने अपने एफर्ट्स को डिवाइड करने और सोल्जर्स के लिए फूड प्रिपेयर करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड किया है, जो कम से कम 10 दिन लेगा पहुंचने में। रिचर्ड कहता है कि भले ही दुश्मन फॉर्मिडेबल है, हमारे पास 10 दिन है और इतना समय काफी है। वो एक नक्शा निकालता है, उसे टेबल पर फैलाता है और सबको बताता है कि उसने एक स्ट्रेटेजी बनाई है टू डिफीट देयर फोर्स। गुंथर खुश होकर पूछती है, क्या बॉस के पास पहले से कोई प्लान है? वो सोचता है क्या वो इसे सबके साथ शेयर कर सकते हैं। बॉस जवाब देता है, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा, अभी चिंता मत करो। एनी की तरफ मुड़कर बॉस कहता है, इतने स्ट्रॉन्ग एनिमी का सामना करने के लिए मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। एनी कहती है, बिल्कुल बताइए। वो पूछता है, 500 सोने के सिक्के उधार दे सकती हो? एनी बिना हिचक के कहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मदद मिलती है तो मैं तुम्हें 500 सोने के सिक्के दे देती हूँ। रिचर्ड थोड़ा झुककर कहता है, हाईलैंड फोर्ट्रेस हमेशा तुम्हारी जनरोसिटी को अप्रिशिएट करेगा। उस रात रिचर्ड अपने सिस्टम से वेपन्स चेक करते हुए हैदर से पूछता है, क्या सेंटोर बोउस और एरोस में स्किल्ड हैं? हैदर जवाब देती है, गेल क्लैन के पास सबसे अच्छे आर्चर्स हैं। रिचर्ड अपने विंडो से वेपन स्टोर में बाउज और एरोस सेक्शन को चेक करता है और नोट करता है कि इक्विपमेंट महंगे हैं, सोल्जर्स को सप्लाई करना कॉस्टली है। वो एक परचेस करता है और लाइट से एक पर्पल बो और सफेद फेदर्स वाला एरो प्रकट होता है। वो हैदर को देता है और कहता है, ट्राई इट आउट। हैदर थोड़ा सरप्राइज होकर पूछती है, क्या तुम मैजिक यूज करते हो? रिचर्ड मुस्कुराकर कहता है, बस एक छोटा सा ट्रिक है। हैदर बाउ लेती है, एरो नॉक करती है, पीछे खींचती है और एक पेड़ पर या शायद पास उड़ती एक मधुमक्खी पर शूट करती है। बी 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाती है। रिचर्ड उसकी तारीफ करता है, तुम्हारी टेक्निक एक्सेलेंट है
और जैसा उम्मीद थी, ये सेंटोर हाईलैंड फोर्ट्रेस की लॉन्ग रेंज डिफेंस को मजबूत करेंगे। हेदर झुककर सर रिचर्ड को थैंक करती है, इतना हैवी बो यूज करने का मौका देने के लिए। काफी टाइम हो गया था ऐसा करते हुए। रिचर्ड हंसते हुए कहता है, तुम कल से इससे ट्रेनिंग शुरू कर सकती हो। अचानक रूडो दौड़ता हुआ आता है और कहता है, कुछ गड़बड़ है। वो घुटनों पर बैठकर रिपोर्ट करता है कि कैरावन रीइंफोर्समेंट्स मिल गए हैं, लेकिन लगता है उन पर हमला हुआ है। रिचर्ड तुरंत हेदर को जांचने के लिए बुलाता है। एनी घायल लोगों को देखकर रोने लगती है और अटैकर्स को वाइल्ड जैकल्स कहती है। रिचर्ड पूछता है, क्या हुआ? एनी बताती है कि लगता है सारे रीइंफोर्समेंट्स मारे गए हैं, बॉडीज हर जगह बिखरी हुई हैं। रिचर्ड सजेस्ट करता है कि कैरावन को वापस सोलन भेज दो, अब हाईलैंड फोर्ट्रेस सेफ नहीं है। एक वुंडेड सोल्जर सजेस्ट करता है कि हेल्थी मेन और हॉर्सेस को ले चलो, अगर हमें जैकल्स मिले भी तो हम उनसे लड़ सकते हैं। पर एनी डिसएग्री करती है, कहती है, मैं उन वुंडेड मेंबर्स को नहीं छोड़ सकती जिन्होंने मेरी खातिर अपनी जान जोखिम में डाली। रिचर्ड एक लालची मुस्कान के साथ कहता है, इतनी डेंजरस सिचुएशन में रेंट बढ़ जाएगा और जो मैं देख रहा हूँ उसकी कीमत 2000 गोल्ड है। हार मानते हुए एनी कहती है, जो मन में आए करो। इसी बीच हेदर स्पीयर्स को चेक करती है और कहती है, इस स्पीयर में चाइनीज पाइन की खुशबू है और अटैकर्स ने खुद इसके टिप्स बनाए। रिचर्ड स्पीयर के शार्प एंड को इंस्पेक्ट करता है और कहता है, मुश्किल है कि ये लोकल्स या सैवेजेस का काम हो। एनी जवाब देती है, जितना हम सोचते हैं सैवेजेस उससे कहीं ज्यादा हैं। वो बताती है कि फार नॉर्थ में पावरफुल ट्राइब्स जहां हजारों एडल्ट सोल्जर्स अक्सर टेरिटरी के लिए लड़ते हैं और अपने हथियार खुद बनाते हैं। एनी जोड़ती है, इन ट्राइब्स की ताकत लोकल सैवेजेस से कहीं ज्यादा है। हेदर पूछती है, क्या तुम्हारा मतलब है कि कैरावन पर आइस नेटिव्स ने हमला किया? एनी पुष्टि करती है और कहती है, आइस नेटिव्स के आने से सब कुछ बदल गया है। रिचर्ड सहमति में सिर हिलाता है। अब साफ है कि आइस नेटिव्स भी इस वॉर में शामिल हो गए हैं। गुंथर जोश में कहता है, उन्हें एक साथ आ जाने दो ताकि मैं एक ही बार में सबको खत्म कर सकूं। रिचर्ड सिर हिलाकर नोड करता है। गुंथर सही कह रही है। रिचर्ड कहता है, हम बस सबको एक ही बार में कैप्चर कर लेंगे। 10 दिन बाद सेंटोर दौड़ते हुए रिचर्ड के पास आते हैं और रिपोर्ट करते हैं कि उन्होंने दुश्मन को स्पॉट किया है। रिचर्ड पूछता है, वो अब भी कहाँ है? सेंटोर बताते हैं, दुश्मन ने माउंटेन के बेस पर कैंप लगा रखा है, लगभग 50 मील दूर, और लगता है कि वो कल अटैक करने का प्लान बना रहे हैं। रिचर्ड इस खबर से खुश होकर कहता है, हम काफी टाइम से इसका इंतजार कर रहे थे और अब वो मोमेंट आ गया है। रिचर्ड जोश में अपनी तलवार खींचता है और अपनी आर्मी को बैटल के लिए तैयार रहने का आदेश देता है। वो कहता है, दुश्मन के सिर काटो और उन्हें बोल्स की तरह इस्तेमाल करो। बारबेरियन आर्मी जोश में आगे बढ़ती है, अपने वेपन्स लहराते हुए जोर जोर से चिल्लाते हैं, जबकि सेंटोर अपने बोज रेडी करते हैं और एंटिसिपेशन में अपने हूव्स जमीन पर मारते हैं। रिचर्ड जब अपनी आर्मर पहनता है तो उसे इसका हैवी वेट महसूस होता है। एनी उसकी तरफ मुड़कर पूछती है, तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या है? तुम कैसे एक्ट करने वाले हो? रिचर्ड जवाब देता है, पहले हम 2 राउंड्स में एरोज लॉन्च करेंगे और फिर चार्ज करेंगे। वो मानता है कि अगर हम 100 एनिमीज को मार दें तो बाकी खुद ही पीछे हट जाएंगे। रूडो और एनी इस सीधे साधे प्लान को सुनकर हैरान हो जाते हैं। रिचर्ड कॉन्फिडेंटली खड़े होकर एनी से कहता है, सब ठीक होगा, चिंता मत करो। इसी बीच गॉब्लिन्स का एक ग्रुप माउंटेन्स के बीच से मार्च करता है, उनके जैकल लीडर के नेतृत्व में, जो एक बड़े जैकल बीस्ट पर सवार है। लीडर सोल्जर्स की छोटी संख्या देखकर कहता है, अगर बस यही लॉर्ड की आर्मी है तो ये तो हार मांग रहे हैं। फिर वो कोबल्ट चीफ की तरफ मुड़कर कहता है, हमें ये बैटल जल्दी खत्म करनी होगी। कोबल्ट जवाब देता है, जल्दी की जरूरत नहीं है क्योंकि लॉर्ड रिचर्ड काफी फॉर्मिडेबल है। बिनोकुलर्स के जरिए वो रिचर्ड को विंडचेजर के पास खड़े हुए देखते। एनिमी लीडर सोल्जर्स की बड़ी संख्या देखकर डिसाइड करता है कि हमें इन्हें बिना हेजिटेशन के क्रश करना। जैकल्स और गोब्लिन्स सीधा फोर्ट्रेस पर हमला कर दे। रिचर्ड बैटल के लिए तैयार खड़े होकर सोचते हैं, भगवान ने हमें जीवन दिया है, लेकिन अफसोस लोग इसकी कद्र नहीं करते। वो अपना वेपन ऊपर उठाकर सबको वॉर के लिए तैयार रहने का आदेश देते हैं। इसी दौरान जैकल आर्मी तेजी से चार्ज करती है, अपने दुश्मनों को काटकर मार डालो के ऑर्डर्स के साथ। हेथर अपना बाँव तानती है और बाकी सेंटोर उसका लीड फॉलो करते हैं। जैसे ही फायर का कमांड दिया जाता है, एक साथ एरोज की बारिश होती। एक एरो एक जैकल को लगकर उसे वहीं खत्म कर देता है, लेकिन एक गोब्लिन अपने शील्ड से दूसरा एरो डिफ्लेक्ट कर देता है। दोनों विशाल आर्मीज आपस में टकराती, एक दूसरे को खत्म करने के इरादे। गोब्लिन्स अपने स्वॉर्ड से वार करते हैं और स्पीयर्स फेंकते हैं, लेकिन विंडचेजर उनके अटैक्स को आसानी से डिफ्लेक्ट करता है। बारबेरियंस बहादुरी से लड़ते हैं, बिना किसी डर के। जैसे ही दोनों आर्मीज के बीच की दूरी कम होती, अचानक जमीन फट जाती और एक ड्रैगन गोब्लिन बाहर निकलता है। रिचर्ड कहता है, विंडचेजर, सबको अपनी ताकत दिखा। विंडचेजर हवा में छलांग लगाता है और जोरदार फोर्स के साथ नीचे गिरकर कई गोब्लिन्स को कुचल देता है। रिचर्ड एक गोब्लिन को बड़े फोक जैसे हथियार से मारता है और दूसरे को एक्स से काट दे। रसल और गुंथर बारी बारी से गोब्लिन्स को काटते हैं और अपनी आर्मी को आदेश देते हैं, कोई भी जिंदा न बचे। विंडचेजर अपने पंजों से जैकल्स को कुचल देता है। 2 गोब्लिन्स रिचर्ड पर हमला करते हैं, लेकिन वो अपना वेपन निकालता है जो नुनचक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो उनके हमले को डिफ्लेक्ट करता है, लेकिन गिर जाता है और महसूस करता है कि ये गोब्लिन्स उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं जितना
उसने सोचा था। जैसे ही 3 और गोब्लिन्स एक साथ उस पर हमला करते हैं, रिचर्ड तेजी से उन्हें भी खत्म कर देता है। गुंथर और रसल उसकी ताकत देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, लॉर्ड लगभग डेविल जितना पावरफुल है। ऊपर से बिनोक्यूलर्स के जरिए जैकल लीडर और कोबाल्ट चीफ देखते हैं कि उनकी आर्मी खत्म हो चुकी। कोबाल्ट घबराकर कहता है, ये कितना भयानक है, ऐसा कैसे हो सकता है। जैकल सोर्सरर को आदेश देता है, एक स्पेल कास्ट करो। इसी दौरान शमन अजीब और जादुई मंत्रों का जाप करता है, जिससे लावा के पुल से आग निकलती। दोनों नेता खुश होते हैं, ये सोचकर कि अब रिचर्ड की आर्मी का अंत निश्चित है। रिचर्ड मुड़कर देखता है और एक बड़ा फायरबॉल आता देख समझ जाता है कि यह शमन का मैजिक है। शमन के आदेश पर वो फायरबॉल एक फायरी ड्रैगन में बदल जाता। रिचर्ड सबको सावधान रहने के लिए कहता है और हमला रोकने के लिए अपना वेपन उठाता है, लेकिन वो अचानक टूट जाता है। वो सोच भी नहीं सकता था कि फायर की हीट इतनी ज्यादा हो। आग हर तरफ फैल जाती, जिससे बारबेरियंस डर जाते हैं क्योंकि शमन के स्पेल्स बहुत शक्तिशाली हैं। बारबेरियंस में से एक कहता है, ये पहली बार है जब मुझे चोट लगी। रिचर्ड कहता है, हमें शामन से निपटने का तरीका खोजना होगा क्योंकि ऐसा लगता है कि वो अपनी वॉन्ट से आग को कंट्रोल कर रही है। तभी हेदर रिचर्ड के पास आकर पूछती है, क्या वो ठीक है? हेदर पूछती है। रिचर्ड जवाब देता है, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आई हो। और शामन की तरफ इशारा करते हुए पूछता है, क्या तुम इतनी दूर से शूट कर सकती हो? हेदर जवाब देती है, ये तो मेरे लिए आसान है। हेदर कमांड देती है और सेंटोर्स अपने बोस पर एरोस चढ़ा लेते हैं। जैसे ही हेदर कहती है फायर, सभी अपने एरोस छोड़ देते हैं। वो आदेश देती है, कोकाई टापट कैलिक कीप शूटिंग, और सेंटोर्स उसकी बात मानते हैं। ढेर सारे एरोस दुश्मन की तरफ उड़ते हैं। जैकल इसे देखकर कहता है, ये तो एरोस की बारिश है, और गोब्लिन्स को आदेश देता है कि शामन की रक्षा करें। फायर के पास गोब्लिन्स अपने शील्ड्स के साथ दौड़ते हैं शामन को गार्ड करने के लिए। रिचर्ड अपना स्पीयर घुमाकर फेंकता है और साथ ही सरप्राइज अटैक का आदेश भी देता है। जैकल सोचता है कि अगर शमन सुरक्षित है तो सब ठीक रहेगा, लेकिन तभी स्पीयर सीधा उसे लग जाता है। स्पीयर की फोर्स से वो पीछे गिर जाता है। साथ ही शमन की रक्षा कर रहे गोब्लिन्स भी गिर पड़ते हैं। शमन की वॉन्ट टूट जाती है और फायरबॉल उनके ही गोब्लिन्स और जैकल्स की आर्मी पर गिर जाती है। गोब्लिन्स आग में जलकर जमीन पर गिर जाते हैं। रिचर्ड देखता है कि आग चारों तरफ फैल रही है। कोबाल्ट चीफ जैकल की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी ही समझ जाता है कि वो मर चुका है। वो शमन की तरफ मुड़कर पूछता है, अब क्या करें? शमन एक बोल में कुछ घोलता है और वॉन्ट के बिना ही एक पर्पल फ्लेम जैसी एनर्जी बाहर आती है। रिचर्ड सोचता है कि बैटल अब खत्म हो चुका है और कहता है, अब साफ सफाई का टाइम है। लेकिन तभी वो देखता है कि जो गोब्लिन्स पहले मरे हुए थे वो जमीन से उठने लगे हैं। ये सब शमन के जादू से हुआ है, जिसने उन्हें ब्लड थर्स्टी बना दिया है। गोब्लिन्स और जैकल्स अचानक खड़े होकर बिना वेपन्स के हमला कर देते हैं। रिचर्ड अपनी तलवार से एक जैकल पर वार करता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो 3 गोब्लिन को भी इसी तरह मारता है और आगे बढ़ता जाता है। गंथर भी लड़ रहा होता है। वो शमान तक पहुंचकर कहता है, आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ लिया। कोबाल्ट हार मान लेता है और शामन कोबाल्ट के कंधों पर चढ़कर भागने की कोशिश करता है। गुंथर कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम भाग सकती हो? वो अपना हेलमेट उतार कर शमान पर फेंकता है, जिससे शमान कोबाल्ट के कंधे से गिर जाती। वो शमान के पास जाकर डरावनी आवाज में कहता है, अब तुम मेरे कब्जे में हो। शमन अपना सिर घुमाता है और रिवील करता है कि असल में वो एक विच। रिचर्ड हंसते हुए कहता है, मुझे नहीं लगा था कि शमन एक औरत होगी। वो शमन को उसकी टेल से पकड़कर गुंथर से पूछता है, नेट का क्या हुआ? गुंथर जवाब देती है, नेट को गहरी चोट लगी है, उसे मेडिकल हेल्प चाहिए। रिचर्ड गुस्से में शमन को जमीन पर फेंकता है और कहता है, तुमने कई लोगों को मारा है, अब नेट को बचाओ। शमन नजरें फेर लेती है और कहती है कि उसे रिचर्ड की आर्मी पर हमला करने के लिए मजबूर किया गया था। वो कहती है, मुझे मेरा असली नाम मोडर से बुलाओ। रिचर्ड गुस्से में जवाब देता है, क्या तुम मुझसे बहस करने की हिम्मत रखती हो? वो धमकी देता है कि अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हें हर तरीके से तकलीफ दूंगा। शमन डर से कांपने लगती है, अपने हाथ उठाकर सरेंडर कर देती है और नेट की मदद करने के लिए तैयार हो जाती। वो नेट के पास स्पेल करती है और नेट अचानक कराहते हुए होश में आ जाता है और अपना हाथ हिलाता है। सभी ध्यान से देखते हैं, उनके चेहरे पर हैरानी और उम्मीद के भाव होते हैं। शमन पीछे हटते हुए थकी हुई आवाज में कहती है, मैं बहुत थक गई हूँ। बारबेरियंस नेट के चारों ओर जमा हो जाते हैं, हैरान होकर देखते हैं कि उसकी सारी चोटें ठीक हो चुकी हैं, जैसे वो कभी थी ही नहीं। रिचर्ड समझ जाता है कि मोडर डिस्ट्रक्शन के साथ साथ हीलिंग में भी पावरफुल है। वो फैसला करता है कि मोडर हाईलैंड फोर्ट्रेस में एक वैल्यूएबल एसेट साबित हो सकती है। गंथर पूछता है, अब जैकल्स और गोब्लिन्स के साथ क्या करना है? रिचर्ड जवाब देता है, बैटलफील्ड साफ करो और जितने भी बचे हैं उन्हें मेरी सत्ता के अधीन कर दो। एक बारबेरियन कहता है, इस बार हमने काफी दुश्मनों को पकड़ लिया है। रिचर्ड सिस्टम विंडो की तरफ देखता है और कई अपग्रेड्स देखकर खुश होता है। रसल को अपग्रेड मिल जाता है और वो एक फर्स्ट क्लास वॉरियर बन जाता है। उसके पास अब एक एक्स और वो 2 कैरेक्टर पॉइंट्स गेन करता है। गुंथर थोड़े डिस्ट्रैक्टेड होकर पूछता है, इस विच मोडर का क्या करें? रिचर्ड कोबाल्ट को पैर से पकड़ता है और आदेश देता है, इस विच को अपने साथ ले जाओ और इनका बेस ढूंढो। रिचर्ड हेदर के लेवलिंग पॉइंट्स को स्ट्रेंथ और स्पीड के बीच डिवाइड करता है और सोचता है कि ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन। हेदर उसे बताती है कि मैजिशियन से कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई। रिचर्ड पूछता है, क्या तुमने टॉर्चर करके देखा?
हेदर जवाब देती है, हमने हर तरह की थ्रेट्स और टॉर्चर यूज किया, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। रिचर्ड कॉन्फिडेंटली कहता है, फीनिक्स को पकड़ना चिकन पकड़ने जितना आसान नहीं है, चलो मैं दिखाता हूँ। वो उठकर उनके पास जाता है। कोबल्ट दीवार से बंधा हुआ है, उसके हाथ पैर रस्सियों से जकड़े हुए हैं। शामन विद्रोह करने की कोशिश करती है और धमकी देती है, अगर तुमने मुझे फिर मारा तो मैं तुम सबको कीड़े बना दूंगी। रिचर्ड और हेदर कमरे में दाखिल होते हैं। शामन तुरंत बैठ जाती है और रिचर्ड को पुकारती है। पोम्पेयन से बात करते हुए वो कहती है, अपने सबॉर्डिनेट्स को कंट्रोल करो जो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते। रिचर्ड हल्की सी मुस्कान के साथ फिर से उसे हे कहकर बुलाता है और उसके बेस का लोकेशन जानने की डिमांड करता है। विच गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, मैंने पहले ही बता दिया है कि मैं कुछ नहीं कहूंगी और मेरे अंदर एक ड्रैगन का खून है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही रिचर्ड उसके चेहरे पर जोरदार पंच मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिरती है। हेदर उसके सडन एक्शन से शॉक्ड रह जाती है। रिचर्ड फिर शमन को उठाता है और दोबारा पूछता है, तुम्हारा बेस कहाँ है? शमन जल्दी से जवाब देती है, माउंटेन्स में है, 200 मील दूर। रिचर्ड फिर पूछता है, तुम्हारे ट्राइब में कितने वॉरियर्स बचे हैं? शमन तुरंत जवाब देती है, कोई नहीं, सब हार चुके हैं। रिचर्ड उसे धमकी देते हुए कहता है, अगर तुम झूठ बोल रही हो तो तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। शमन डर के मारे कहती है, मैं सच बोल रही हूँ, सारे सोल्जर्स युद्ध में मारे गए, अब बस बूढ़ी औरतें और बच्चे बचे हैं। रिचर्ड फिर पूछता है, तुम्हें कितने स्पेल्स आते हैं? शामन लगभग रोते हुए वाइड आइज से कहती है, बहुत सारे शामन्स जंगल में हैं। मेरे अंदर रेड ड्रैगन का खून है और मैंने फायर मैजिक पूरी तरह से मास्टर कर लिया है। वो आगे जोड़ती है, मिनोटोर शामन्स अर्थ के एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, एवलांचेस बना सकते हैं और जमीन को नष्ट कर सकते हैं। ट्रोल शामन्स पेड़ों और पौधों को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे सभी लिविंग थिंग्स खत्म हो जाते हैं। रिचर्ड सोचता है, विल्डरनेस तो मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा डेंजरस है। वो हेदर को बुलाता है और कहता है, गुंथर को ढूंढो और एक अटैक प्लान बनाओ। बारबेरियन पूछता है, कोबल्ट और विच का क्या करें? रिचर्ड कहता है, ये दोनों बेकार हैं, इन्हें माउंटेन के पीछे दफना दो। शामन जल्दी से प्रोटेस्ट करती है, मैं अभी भी यूजफुल हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। रिचर्ड पूछता है, तुम हमारी कैसे मदद करोगी? शामन जवाब देती है, जब मैं हाईलैंड फोर्ट्रेस आई थी, मैंने 2 जायंट मॉन्स्टर्स देखे थे जिनमें शामन की यूनिक एबिलिटीज थी। मैं उन्हें ट्रेन कर सकती हूँ और उन्हें पावरफुल अनप्रेडिक्टेबल शामन्स बना सकती हूँ, जिनके पास एंडलेस माना होगा। 2 दिन बाद रिचर्ड का प्लान होता है कि हाईलैंड फोर्ट्रेस को पूरी तरह से डेमोलिश कर दे। वो सारे स्लेव्स जो वापस लाए गए थे दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि इसे फिर से बनाया जा सके। हीथर पूछती है, तुम्हारा अगला प्लान क्या है? रिचर्ड समझाता है, डेमोलिशन के बाद हम डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स बनाएंगे और ग्रेनाइट से फाउंडेशन को मजबूत करेंगे ताकि फोर्ट्रेस इस बार और भी ज्यादा स्ट्रांग और अनब्रेकेबल बन जाए। रिचर्ड डिटर्मिन्ड है इस बार फोर्ट्रेस जंगल का सबसे फॉर्मिडेबल और अनब्रेकेबल किला बनेगा। वो हेदर को एक नया मिशन देता है, तुम एक छोटी सी टीम लेकर उस एनिमी बेस को स्काउट करो जिसके बारे में शामन ने बताया था और कंफर्म करो कि उसकी बातें सच हैं या नहीं। हेदर पूछती है, अगर दुश्मन फोर्सेस दिखें तो उन्हें खत्म कर दूं? रिचर्ड साफ कहता है, नहीं, तुम्हें बस इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। वो जोड़ता है, वहां ज्यादातर बूढ़ी औरतें, कमजोर लोग और बच्चे होंगे, इसलिए तुम्हें और सेंटोर्स को फास्ट और एफिशिएंट रहना होगा। हेदर सहमत होकर कहती है, 2 दिन पहले मुझे ऐसा लगा जैसे हवा मेरे कदमों के नीचे थी, जैसे वो मुझे आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर कर रही हो। वो भरोसा दिलाती है कि वो टीम को लीड करेगी और जल्द ही रिपोर्ट लेकर लौटेगी। रिचर्ड उसे सतर्क रहने और अपनी टीम की सुरक्षा सुनिश्चित करने की सलाह देता है। हेदर को उसके मिशन पर भेजने के बाद रिचर्ड जाता है बैक माउंटेन पर ट्रोल्स के ट्रेनिंग प्रोग्रेस को चेक करने के लिए। वो देखता है कि ट्रोल्स अपनी मैजिकल पोटेंशियल को अनलॉक नहीं कर पा रहे। रिचर्ड सोचता है, शायद इनकी ट्रेनिंग अभी तक सही तरीके से नहीं हुई है। शामन महसूस करती है कि रिचर्ड उसकी असली शक्ति से अनजान है, इसलिए शामन एक स्पेल कास्ट करती है। जादू तुरंत ट्रोल्स को अलर्ट कर देता है, जिससे उनमें से एक अपनी काउंटर स्किल को एक्टिवेट कर देता है। शामन रिचर्ड को इन्फॉर्म करती है, एक ट्रोल ने स्टोन स्किन आर्ट स्किल एक्टिवेट कर लिया है। वो जोड़ती है, हिट से बचने के लिए ट्रोल ने एक और एबिलिटी डेवलप की है, वो अब इनविजिबल हो सकता है। शामन समझाती है कि शामन की शक्ति टाइम, प्लेस और रिलेशनशिप्स के बीच हार्मनी पर निर्भर करती है। इसी वजह से दूसरा ट्रोल अभी तक कोई स्पेशल स्किल एक्टिवेट नहीं कर पाया। रिचर्ड सोचता है, इनविजिबिलिटी थोड़ी कमजोर एबिलिटी लगती है, लेकिन कम से कम ये एक मैजिकल स्किल तो है। तभी एनी पीछे से रिचर्ड को बुलाती है। रिचर्ड पूछता है, क्या तुम कोरिन सिटी से सेफली लौट आई? एनी जवाब देती है, हम कुछ गुड्स को डार्विनियन ट्राइब के साथ ट्रेड करने के लिए ले जा रहे थे और रास्ते में तुम्हें मिल गए। रिचर्ड कार्ट के पास जाता है और उसमें भरे सामान को इंस्पेक्ट करता है। वो देखता है कि कार्ट में ढेर सारा कोल है। रिचर्ड पूछता है, इतना सारा कोल क्यों? एनी समझाती है, हम इसे ड्वार्व्स के साथ ट्रेड करते हैं, बदले में हमें गोल्ड कॉइन्स और फर मिलते हैं। रिचर्ड फिर पूछता है, ड्वार्व्स को इतनी जरूरत कोल की क्यों है? एनी जवाब देती है, पिछले साल ड्वार्व्स ने लेक बयू में एक आयरन ओर वेन डिस्कवर किया था, जो हाई माउंटेन फोर्ट्रेस से 150 मील पश्चिम में है। वो लोग बड़ी मात्रा में कोल खरीद रहे थे। उसी मोमेंट रिचर्ड को अचानक कोरिन सिटी के लॉर्ड से एक लेटर मिला, जिसमें सभी नोबल्स को आदेश दिया गया था कि जो भी अपनी टेरिटरीज बाहर एक्सपेंड कर रहे हैं वो तुरंत शहर वापस लौट आई। तभी हेदर दौड़ती हुई आई, उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। रिचर्ड उसके जल्दी लौटने से हैरान था।
क्योंकि वो तो 400 मील दूर के शमन ट्राइब्स के मिशन पर गई थी। उसे डर हुआ कि शायद हैदर को रास्ते में कोई चोट लगी हो या हमला हुआ हो। हैदर ने रिपोर्ट किया कि जैकल और शमन्स ट्राइब में कोई इमीडिएट खतरा नहीं था, लेकिन रास्ते में कुछ घायल सोल्जर्स जरूर मिले। वापस आते समय उन्होंने एक ड्वार्फ विलेज को पार किया और वहां जमीन पर बिखरे पड़े ढेर सारे ड्वार्फ कॉर्प्सेस देखे। जब वो सोच रहे थे कि इतना ब्रूटल अटैक किसने किया होगा, तभी उनके सामने एक बड़ा काला सा फिगर दिखाई दिया। रिचर्ड ने बिना हिचकिचाए पहचान लिया कि अटैकर्स बैन। हैदर हैरान होकर पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला? रिचर्ड ने समझाया, कोरिन सिटी के लॉर्ड के लेटर में लिखा था कि साउथ की तरफ एक बड़ी वेव ऑफ बारमैन देखी गई है, जिससे कई नोबल्स खतरे में हैं। लेकिन रिचर्ड, जो एक प्राउड वॉरियर था, कावर्ड की तरह भागने का इरादा नहीं रखता था। उसने गंथर और बाकी साथियों को आदेश दिया कि वो आराम करें और आने वाले खतरे के लिए तैयार रहें। फिर रिचर्ड ने एनी की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा ड्वार्व्स के साथ बिजनेस अभी खत्म नहीं हुआ लगता। उसने सुझाव दिया कि एनी को कोल उसे सौंप देना चाहिए। एनी थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गई, लेकिन रिचर्ड ने तुरंत साफ किया कि उसे वो कोल चाहिए क्योंकि उसने एक फैक्ट्री बनाई है और अपने फोर्ट्रेस के लिए खुद के वेपन्स बना रहा है। रिचर्ड ने जोर देकर कहा कि उन्हें एक स्टेडी सप्लाई ऑफ वेपन्स की जरूरत है ताकि किसी भी अनजान दुश्मन का सामना किया जा सके। इसके बाद रिचर्ड ने गुंथर से पूछा कि वो जो वेपन बनाने का आदेश दिया था वो तैयार हुआ या नहीं। गुंथर ने कंफर्म किया कि वो वेपन रिचर्ड के स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक तैयार कर लिया गया है। रिचर्ड ने उस पर से पर्दा हटाया और सबके सामने एक मैसिव फ्लेमिंग कैनन दिखाया। उसने बताया कि ऐसा हथियार सिर्फ उसके असली होमलैंड में ही मौजूद है। एनी और शामन दोनों एडवांस टेक्नोलॉजी को देखकर दंग रह गए। जैसे जैसे रात हुई, रिचर्ड और उसकी टीम ड्वार्फ विलेज पहुंची। वहां जमीन पर फिर से कॉर्प्सेस बिखरे हुए थे और बैन के फुटप्रिंट साफ दिख रहे थे। हैदर कांप उठी क्योंकि उसे याद आया कि बैन बहुत बड़ी संख्या में आए थे और वो बस भाग कर ही जान बचा पाए थे। रिचर्ड ने सोचा, अगर मैंने सेंटोर ट्राइब की स्पीड एट्रीब्यूट को अपग्रेड नहीं किया होता तो शायद हम जिंदा नहीं बचते। रिचर्ड ने अपने लोगों को आदेश दिया कि वो आस-पास के इलाके में कोई भी यूजफुल चीज ढूंढें, लेकिन वो खाली हाथ लो। एनी ने शांति से खड़े होकर कहा, बैन एक वायलेंट और ग्रीडी रेस, वो कभी भी कोई कीमती चीज पीछे नहीं छोड़ते। रिचर्ड ने डिसएग्रीमेंट जताया और कहा कि वैल्यू हर इंसान के लिए अलग हो सकती। अचानक रिचर्ड की नजर एक जार पर पड़ी जिसमें काला लिक्विड भरा हुआ था। ध्यान से देखने पर उसने पहचाना कि वो सोय सॉस। ऐसा लग रहा था कि बैन को सोय सॉस की वैल्यू का अंदाजा नहीं था। एनी ने उत्सुकता से पूछा, इसमें इतना खास क्या है? रिचर्ड हंसते हुए बोला, अगर हम इसे कोरिन सिटी लेकर जाए तो एक रेस्टोरेंट खोल सकते हैं और ढेर सारा पैसा कमा सकते। उसकी एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट देखकर एनी भी इंप्रेस हो गई, जो खुद एक सीजन्ड मर्चेंट। बाद में रिचर्ड ने डिसाइड किया कि वो रात वहीं कैंप लगाएं। रूडो ने अपने पिता से पूछा, हम यहाँ क्यों रुक रहे हैं जब हम बस दुश्मनों की जानकारी लेने आए थे? रिचर्ड ने जवाब दिया, हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि हम बारमैन को खुद देख नहीं लेते। एक्सपेडिशन के दौरान एनी थोड़ी वरीड दिख रही। उसे शक था कि बेयरमैन और ड्वार्व्स के बीच किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से लड़ाई चल रही है और उसने सुझाव दिया कि इसमें शामिल न होना ही बेहतर रहेगा। लेकिन वो समझ नहीं पाई कि रिचर्ड क्यों इस युद्ध में दिलचस्पी ले रहा था। रिचर्ड ने समझाया, अगर तुम्हें ये सिचुएशन समझ में आ रही है तो तुम्हें ये भी समझना चाहिए कि बैन ने ये युद्ध क्यों शुरू किया है। एनी को जल्दी ही एहसास हुआ कि दोनों ट्राइब्स शायद आयरन माइन के कंट्रोल के लिए लड़ रहे हैं। जब दुनिया में प्रिमिटिव वेपन्स का राज होता है तब रिसोर्सेज पर कब्जा करने वाला ही सबसे पावरफुल बन जाता है। रिचर्ड ने कहा, अगर बेयरमैन और ड्वार्व्स इस माइन के लिए लड़ सकते हैं तो हम भी इसे अपने कंट्रोल में क्यों नहीं ले सकते? एनी ने फिर से रिचर्ड को समझाने की कोशिश की। इतने बड़े स्तर का युद्ध हाई माउंटेन फोर्ट्रेस की आर्मी के लिए संभालना मुश्किल हो सकता है, लेकिन रिचर्ड ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, अगर तुम्हें लगता है कि ये इतना डेंजरस है तो तुम हमारे साथ क्यों आई हो? उसने याद दिलाया कि हाई माउंटेन फोर्ट्रेस की ताकत अब पहले जैसी नहीं रही, बल्कि अब वो कहीं ज्यादा मजबूत। तभी गंथर और रसल 3 बड़े कैनन्स और 3 पावरफुल विजर्ड्स के साथ वहां पहुंचे। रिचर्ड ने सबकी तरफ इशारा करते हुए कहा, अब तुम देख सकती हो कि हम कितने तैयार हैं। रिचर्ड के पास ब्रेव और स्किल्ड बारबेरियन वॉरियर्स के साथ साथ एक शानदार आर्चरी यूनिट भी थी। उसने एनी को लगातार मनाने की कोशिश की कि अगर वो उसका सपोर्ट करे तो वे इस युद्ध को जीत सकते हैं। रिचर्ड को यकीन था कि अगर वो एनी का भरोसा जीत लेता है तो ड्वार्व्स के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस एस्टेब्लिश कर सकता है। इसलिए उसने एनी को एक डील ऑफर की, अगर एनी कोऑपरेशन के लिए राजी हो जाए तो वो उसे आधा आयरन ओर देगा। एनी ने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। जब पूरी आर्मी लाइन में खड़ी थी, रिचर्ड ने अपना ड्रैगन ले सोर्ड निकाला और एक ऊंचे टावर पर खड़ा हो गया। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, ये बैटल सिर्फ हाई माउंटेन फोर्ट्रेस के लिए नहीं है, बल्कि हमारे खुद के लिए भी है। हमें एक ऐसी शक्ति बनना है जो दुश्मनों को कुचल सके। उसके शब्दों ने सोल्जर्स के दिलों में एक जबरदस्त जोश भर दी। अब वे पूरी तरह से तैयार थे। रात के अंधेरे में रिचर्ड ने अपनी आर्मी को ड्वार्फ के कासल की ओर लीड किया। उसका प्लान था कि वो पहला हमला करेगा, लेकिन वहां पहले ही एक ग्रुप
ग्रुप ऑफ रैबिट फोक पहुंच चुका था। रिचर्ड ने तुरंत अपने लोगों को छिपने का आदेश दिया और देखा कि वो रैबिट्स कैसे कासल पर हमला कर रहे थे। उसे हैरानी हुई कि रैबिट फोक आखिर ड्वार्व्स और बेयरमैन के युद्ध में क्यों शामिल। एनी ने समझाया, ये रैबिट्स बारमैन के वेसल्स हैं। गुंथर ने बताया कि पावरफुल रेसेस अक्सर कमजोर रेसेस को वेसल्स बना लेती और उनसे छोटे मोटे काम करवाती। रिचर्ड इस बात से चौंक गया और पूछा, ये बात पहले क्यों नहीं बताई? वो हंसते हुए बोले, हमें लगा नहीं था कि एक लॉर्ड को ये नहीं पता होगा। थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए रिचर्ड ने पास खड़ी छोटी सी शमन के सिर पर हल्की थपकी दी और हंसते हुए बोला, अब झुक जाओ। इस बीच रैबिट्स दीवार पर चढ़ चुके थे और ड्वार्वन गार्ड्स को पता भी नहीं चला। जल्द ही उन्होंने अपर हैंड हासिल कर लिया और एक फाइनल असॉल्ट लॉन्च किया। गार्ड्स चिल्लाए, एनिमीज बे लेक से आ रहे हैं। ये सुनकर कासल की सारी डिफेंसेस अलर्ट हो गई, ये मानते हुए कि बरान ने हमला शुरू कर दी। युद्ध शुरू हो गया। ड्वार्व्स ने एरोज चलाए और रैबिट्स ने शील्ड से डिफेंड करते हुए गेट की तरफ दौड़ लगा दी। कुछ कम स्ट्रेटेजिक ड्वार्व्स ने गेट्स खोल दी ताकि रैबिट अटैकर्स को पकड़ सकें। इसी मौके का फायदा उठाते हुए रैबिट चीफ ने फुल ऑन असॉल्ट का आदेश दे दिया। तभी एक जोरदार कैनन ब्लास्ट जिसने कई रैबिट्स को हवा में उड़ा दी। चीफ हैरान रह गया जब उसने रिचर्ड को दूरी पर खड़े कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ देखा। गुस्से से भरे रैबिट चीफ ने सोचा कि ड्वार्व्स के लिए रीइंफोर्समेंट आ गई है और उसने रिचर्ड की ओर हमला कर दिया। लेकिन रिचर्ड पूरी तरह तैयार था। उसकी बारबेरियन आर्मी के सामने रैबिट्स की एक न चली। रिचर्ड ने अपनी तलवार से ऐसे हमला किया जैसे वो कोई वेजिटेबल्स काट रहा। उसके ट्रूप्स ने भी फियर्स डिटर्मिनेशन के साथ लड़ाई। जल्द ही रैबिट क्लैन की ताकत खत्म हो गई और वे हार मानने। गुंथर ने चांट्स करते हुए कहा, इनकी ताकत बस नंबर्स में है, एक ही जोरदार वार से इन्हें खत्म किया जा सकता। अचानक रिचर्ड ने जमीन हिलती हुई महसूस की। पहले तो उसने सोचा कि ये अर्थक्वेक है, लेकिन फिर उसने अपने पीछे एक विशाल शैडो देखी। वो जायंट इतना बड़ा और ताकतवर था कि रिचर्ड स्टंड रह गया। बीमन ने जोर से दहाड़ मारी और अपनी एक भारी भरकम फ्लेल को पूरे जोर से घुमाया। उस वार ने रिचर्ड को इतनी जबरदस्त चोट पहुंचाई कि वो हवा में उड़कर दूर जा गिरा। इस मौके का फायदा उठाकर बेयरमैन लीडर ने अपनी आर्मी को हमला करने का आदेश दिया। हालांकि बेयरमैन के पास ज्यादा सोल्जर्स नहीं थे, लेकिन उनके ट्रूप्स बेहद फॉर्मिडेबल थे। सेंटोर यूनिट्स ने रियर गार्ड्स की तरह काम किया और डेडली एरोस के साथ हमला किया जो एकदम सटीक निशाने पर लगे। इस बीच 3 आर्मर्ड रैबिट्स तैयार खड़े थे। उनके बीच वाला रैबिट एक लंबा स्पीयर लेकर रिजर्व फोर्सेस को निर्देश दे रहा था। कासल के आसपास छोटे छोटे फिगर्स की भीड़ जमा हो गई थी। दूर से 2 आवाजें गूंज रही, सबको मार डालो। शमन ने स्पेल्स डालने शुरू किए और फायरबॉल्स की बौछार कर दी बंद। साथ ही शमन द्वारा ट्रेंड एक ट्रोल ने अपनी स्टोन स्किल एक्टिवेट की जिससे बीन के सोर्ड्स टूट गए। इसके बाद उसने फायर मैजिक का इस्तेमाल कर उन्हें पीछे धकेल दी। सिटी वॉल पर ड्वार्फ ट्राइब थोड़ा कंफ्यूज्ड था। चीफ ड्वार्फ लॉबी ये पहचान ही नहीं पा रहा था कि उनका नया अनएक्सपेक्टेड एलाई आखिर है कौन। बैटलफील्ड पर उसके कमांडर सेंडक ने सुझाव दिया कि उन्हें भी लड़ाई में शामिल होना चाहिए, लेकिन लॉबी ने मना कर दी। इसके बजाय उसने सेंडक को घायल सोल्जर्स की मदद करने का आदेश और बैटलफील्ड रिचर्ड की आर्मी के हवाले कर दी। अचानक 3 विशाल बीमन रिचर्ड की आर्मी पर टूट पड़े। रिचर्ड ने अपनी ताकत दिखाने के लिए सिस्टम एक्टिवेट की और एक जबरदस्त स्वर्लिंग एनर्जी को अनलीश किया जिसने सामने के सारे बीस्ट्स को चकित कर दिया। उस एनर्जी के जोर से चारों तरफ के रैबिट फोल्क उड़ गए। अब रिचर्ड और बीस्ट आमने सामने, लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार। रिचर्ड ने अपनी तलवार से एक बीस्ट पर हमला किया, लेकिन वो बीस्ट बेहद तेज था और उसने आसानी से उस वार को ब्लॉक कर लिया। रिचर्ड ने बीस्ट की इमेंस ताकत को पहचानते हुए उसे मेटल चेन से बांध दिया। उसने तुरंत अपनी स्किल वॉल्ट ऑफ हेवन एक्टिवेट की और लाइटनिंग स्पीड से एक ही डेवास्टेटिंग ब्लो में बीस्ट को 2 टुकड़ों में काट डाला। ये बैटल उसके लिए एकदम पीस ऑफ केक था, थैंक्स टू हिज अनबीटेबल सिस्टम। दूसरी तरफ गुंथर एक बीन पर जोरदार हमला करते हुए चिल्लाए। दोनों के बीच क्लैश बहुत ही फियर्स था। बैन ने अपनी मैसिव सोर्ड से वार की जिसे गुंथर ने मुश्किल से ब्लॉक किया, लेकिन बैन ने एक पावरफुल ब्लो लगाया जिससे वो हवा में उड़ती हुई जमीन पर जा गिरी। ये देखकर रसल खुद को रोक नहीं पाया और अपना डबल ब्लेडेड एक्स बी मैन पर फेंका, लेकिन उसका वेपन उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। अचानक एक तेज रोशनी हवा में चमकी और बैन का सिर धड़ से अलग हो गया। ये रिचर्ड था जिसने ट्रोल्स के इनविंसिबल आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करके ये हमला किया था। सभी लोग जल्दी से गंथर की हालत देखने दौड़े। हालांकि उसे एक पोटेंशियली डेडली ब्लो लगा था, फिर भी वो पूरी तरह सुरक्षित थी थैंक्स टू ट्रोल्स के स्टोन स्किन और इनविजिबिलिटी स्पेल। ये स्पेल्स न केवल ट्रोल्स पर बल्कि पूरे एरिया में टीममेट्स पर भी कास्ट किए जा सकते थे। गुंथर और उसकी टीम अपनी जीत का जश्न मना ही रहे थे कि अचानक लाल धुआं बैटलफील्ड पर फैल गया। उनकी हैरानी के लिए गिरे हुए बेयरमैन और रैबिट फोक धुएं के अंदर फिर से उठ खड़े हुए। शामन ने अपनी वास्ट एक्सपीरियंस और नॉलेज के जरिए इस स्पेल को पहचान लिया। ये मैडनेस आर्ट था। उसे एहसास हुआ कि ये मैजिक सिर्फ वॉर्निंग मून ट्राइब का मिनोटोर ही कर सकता है। शामन को डर था कि ये ट्राइब ज्यादा दूर नहीं हो सकता। उसने रिचर्ड को समझाया, पोम्पे एम्पायर के साउथ वेस्ट में एक ट्राइब है, टोरेंट ओक। ये मिनोटोर बेहद फियर्स एग्रेसिव होते हैं और शामन के प्रिजर्व्ड स्पेल्स में मास्टरी रखते हैं। बैटलफील्ड पर रेजरेक्टेड बारमैन और रैबिट फोक ने फिर से रिचर्ड की आर्मी पर हमला कर दी। रिचर्ड ने पूरे एरिया को स्कैन किया ताकि वो स्पेल को कास्ट करने वाले को ढूंढ सके। शामन ने बताया कि ये दुश्मन सिर्फ पार्शियल बर्जर्क की हालत में, जिसका मतलब था कि कास्टर वहां मौजूद नहीं था।
था। ये सुनकर रिचर्ड ने राहत की सांस ली। ये रिवाइव्ड सोल्जर्स गुंथर और उसकी टीम के सामने टिके ही नहीं, वे उन्हें आसानी से काटते चले। ट्रूप्स ने जीत के नारे लगाए और रिचर्ड ड्वार्फ्स की मदद करने के लिए आगे बढ़ा ताकि वो बदले में कुछ आयरन ओर हासिल कर सके। रिचर्ड ड्वार्फ कासल के सामने पहुंचे, जहां ड्वार्फ्स ने उसे शक की निगाह से देखा और पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? रिचर्ड ने खुद को इंट्रोड्यूस किया, मैं बैरन रिचर्ड, पोम्पी एम्पायर के हाई माउंटेन्स फोर्ट्रेस का लॉर्ड हूँ। लेकिन जैसे ही लोबी ने एनी को उसके साथ देखा, उसने तुरंत गेट खोलने का आदेश दे दिया और एनी का गर्मजोशी से स्वागत किया। ये देखकर रिचर्ड को इरिटेशन हुई, क्योंकि उसे एनी का साइड किक कहा गया। रिचर्ड थोड़ी जलन के साथ लोबी को शैबी कहने का सोच ही रहा था कि एनी ने समझाया, लॉर्ड रिचर्ड तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। लोबी ने जवाब दिया, भगवान का शुक्र है कि उसने हमें बचाया। ये सुनकर रिचर्ड और चिढ़ गया, क्योंकि उसे लगा कि ड्वार्फ्स को भगवान का नहीं बल्कि उसका धन्यवाद करना चाहिए था। कासल के अंदर पहुंचने के बाद लोबी ने माना, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग समय पर पहुंचोगे। एनी ने बताया कि उन्होंने और लॉर्ड रिचर्ड ने बीन के इन्वेजन प्लान के बारे में जाना था, इसलिए वे मदद के लिए जल्दी आ गए। लोबी ने आंसू भरी आंखों से स्वीकार की, अगर तुम नहीं आते तो हमारी पूरी आर्मी खत्म हो जाती। लोबी की ये हालत देखकर रिचर्ड अपनी हंसी नहीं रोक सका। लोबी को लगा कि रिचर्ड उसका मजाक उड़ा रहा है, तो उसने गुस्से से उसकी ओर देखा। रिचर्ड ने ऑकवर्ड तरीके से सफाई देने की कोशिश, नहीं, मैं हंस नहीं रहा। तब एनी ने बीच में आकर कहा, लॉर्ड रिचर्ड पोम्पी के एक फेमस वॉरियर हैं, जो ड्वार्फ फोर्ट्रेस की मदद के लिए सच्ची नीयत से आए हैं। ये सुनकर लोबी ने सोचा कि शायद रिचर्ड के पास काफी शक्तिशाली एबिलिटीज होंगी, लेकिन स्केप्टिकल होते हुए लोबी ने पूछा, अगर तुम इतने फेमस वॉरियर हो तो तुम्हें इतनी शोहरत कैसे मिली? रिचर्ड ने स्लाई स्माइल के साथ जवाब दिया, मेरे साथियों ने मुझे बैटल में काफी मदद की। एनी ने धीरे से रिचर्ड के कान में फुसफुसाया, बस करो लॉर्ड रिचर्ड। फिर एनी ने लोबी से पूछा, अब आगे के हमलों से निपटने के लिए तुम्हारी क्या योजना है? लोबी, जो थक चुका था, बोला, अभी तो मैं बस एक रात की नींद चाहता हूँ, कल सुबह हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे। रिचर्ड ने अपने ट्रूप्स के लिए अकोमोडेशन मांगा और लोबी ने कहा कि वो इसका इंतजाम करेगा। ट्राइब्स के स्टोन हाउसेस रिचर्ड और उसकी टीम के लिए अवेलेबल थे। जैसे ही वे वहां से चले, एनी ने उसे सलाह दी कि वो लोबी की ब्लंट बातें दिल पर न ले, लेकिन रिचर्ड के दिल में लोबी के लिए डीप डिसडेन था। उसकी नज़र में एक इमोशनल और टीयरफुल लीडर जैसे लोबी का इस बैटल में जीतने का कोई चांस नहीं था। एनी ने जवाब दिया, हर कोई वॉर में फियरलेस नहीं होता। जिस पर रिचर्ड ने कहा, सच है कि हर कोई वॉर और डेथ से डरता है, लेकिन विक्ट्री तो उन्हीं को मिलती है जो अपने दुश्मनों में उनसे भी ज्यादा डर पैदा कर देते हैं। ये कहकर वे रेस्ट के लिए चले गए। वहीं दूसरी तरफ दो आर्मर्ड फिगर्स जमीन पर लेटे थे। एक इंजर्ड सोल्जर ने दूसरे को रीअश्योर किया, बाहर निकलने के बाद तुम बेहतर महसूस करोगे। दूसरा सोल्जर, जो अनॉयड था, उठ खड़ा हुआ और चुप रहने की चेतावनी दी ताकि पास के बारबेरियंस और ट्रोल्स को अलर्ट न किया जाए। जब रिचर्ड अपने रेस्टिंग रूम में पहुंचा तो वो आराम से लेटकर नैप ले सका, लेकिन हेदर को जमीन पर घुटनों के बल बैठकर आराम करना पड़ा, क्योंकि ड्वार्फ्स द्वारा दिया गया कमरा उसकी हाइट के हिसाब से बहुत लो था। अचानक पूरा हाउस जोर से हिलने लगा। रिचर्ड तुरंत अलर्ट हुआ, बेड से उठकर विंडो के पास गया ताकि देख सके कि क्या हो रहा है। ट्रेमर्स की इंटेंसिटी देखकर उसे एक बड़ी थ्रेट का शक हुआ। जल्दी ही साफ हो गया कि मिनोटॉर्स वापस आ चुके हैं। इस बार वे बदले की भावना के साथ बैन को भी लेकर आए थे। वहीं दीवारों पर खड़े ड्वार्फ्स ने तुरंत एक्शन लिया, अपने हॉर्न्स उठाए और अलार्म बजा दी। कुछ ही देर में एक बड़ी आर्मी सी गेट के सामने इकट्ठा हो गई। जब रिचर्ड और उसकी टीम ड्वार्फ्स के सामने खड़े हुए तो वो ड्वार्वन आर्मी में अभी भी उनके लिए बची हुई रिजेंटमेंट को महसूस कर सकता था। आखिरकार कासल में रिचर्ड ने उनका मजाक उड़ाया था, लेकिन लोबी ने बोल्ड होकर जवाब दिया, वार्निंग मून ट्राइब और मिनोटॉर्स पूरी ताकत के साथ आ रहे हैं, हमें अपनी ट्राइब के लिए जान जोखिम में डालनी हो। लोबी के कमांडर सेंडक ने भी ऑर्क्स के खिलाफ अटैक करने से पहले उन्हें डिवाइड करने की योजना साझा की। उसने बताया कि उनकी छोटी हाइट के कारण दुश्मनों को उन पर हमला करने के लिए झुकना पड़ेगा, जिससे ड्वार्फ्स को नेचुरल एडवांटेज मिलेगा। लेकिन प्राउड ड्वार्वन आर्मी ने रिचर्ड और उसकी टीम को लीड लेने से साफ इनकार कर दी। डिटर्मिन्ड और कॉन्फिडेंट होकर वे खुद ही दुश्मनों का सामना करने के लिए आगे बढ़ गए। ड्वार्फ्स के इस जिद्दी प्राइड को देखकर रिचर्ड बस मुस्कुराया और उन्हें उनके तरीके से काम करने दी। गुंथर ने हेदर की हाइट को लेकर मजाक किया, सावधान रहो, ओक्स तुम्हें मिस नहीं करेंगे। हेदर ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं इतनी छोटी भी नहीं हूँ। अचानक हैवी रेन गिरने लगी। सोल्जर्स डरने लगे कि कहीं फियर्स मिनोटॉर सिटी को ब्रीच न कर दें। उनकी चिंता सुनकर सेंडक ने उन्हें डांटते हुए कहा, अपनी ड्यूटीज पर फोकस करो। जैसे ही मिनोटॉर्स और बारमैन उन पर चार्ज करने लगे, रिचर्ड ने सोचा, काश वो कुछ दुश्मनों को जिंदा पकड़कर कोलिसियम में बेच सकता। गुंथर ने चीरफुली कहा, हाँ, इससे अच्छा प्रॉफिट होगा। बैटलफील्ड पर केओस के बीच पसीने में भीगे ड्वार्फ्स रिचर्ड और उसकी टीम की कामनेस को देखकर हैरान थे। उन्हें लगा, ये लोग पागल हैं क्या, इतनी शांति से खड़े हैं। फोर्ट्रेस वॉल पर खड़े होकर लोबी ने रिचर्ड से पूछा, क्या हमारा कैनन अभी भी काम कर रहा है? रिचर्ड ने अनिच्छा से एडमिट किया, हमारे पास अब कैनन बॉल्स नहीं बचे हैं। लोबी ने सेंडक की तरफ मुड़कर पूछा, क्रॉसबो बोल्ट्स का क्या हाल है? सेंडक ने बताया, बस 6 बचे हैं। कोई और विकल्प न होने पर लोबी ने फैसला किया कि उन्हें इन बचे हुए क्रॉसबोज का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना होगा। लेकिन ड्वार्फ्स की प्लान काफी सिंपल थी। सिर्फ एक ही चार्ज में दुश्मन ने उन्हें हरा दिया और उनकी फॉर्मेशन को पूरी तरह बिखेर दिया। अब ड्वार्फ्स ने अपनी की
सही वेपन इस्तेमाल करने का फैसला किया। जैसे ही दुश्मन उनकी रेंज में आया, उन्होंने सारे क्रॉसबोज एक साथ चला दी। एक बोल्ट ने एक मिनोटोर की आंख में लगकर उसे गिरा दिया, लेकिन बाकी के हमले ज्यादा असरदार नहीं रहे। जल्दी ही दुश्मन सिटी गेट्स तक पहुंच गया। अपनी आर्मी को मरते हुए देखकर लोबी के माथे पर पसीना आ गया। उसे एहसास हुआ कि अब उनकी हार तय है। गुंथर ने रिचर्ड से पूछा, अब क्या करें? रिचर्ड ने गंभीरता से जवाब दिया, मिनोटोर्स पागल हो चुके हैं, इन्हें संभालना मुश्किल है। उसने गंथर की तरफ देखा और पूछा, इतने समय से तुम्हारी मैजिक टीम क्यों नहीं दिख रही? गुंथर ने बताया कि शामन ने खतरे को भांपते ही भागने की कोशिश की थी, लेकिन उसे पकड़ लिया गया था। रिचर्ड ने गुस्से में आकर शामन का हाथ पकड़ा और चिल्लाया, इतने क्रूशल मोमेंट पर भागने की हिम्मत कैसे हुई? उसने उसे डिस्ग्रेस कहा और याद दिलाया, भले ही दुश्मन के पास मैडनेस आर्ट हो, तुम्हारे पास अभी भी ब्लड थर्स्टी मैजिक है। लॉबी ने जैसे ही ब्लड थर्स्टी मैजिक का नाम सुना, वो इसे अपनी आखिरी उम्मीद मान बैठा और शामन से कहा, इसे इस्तेमाल करो। रिचर्ड ने लॉबी की बात को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और इंस्टेड शामन को ऑर्डर दिया कि वो रैम्पेजिंग मिनोटोर्स पर ब्लड थर्स्टी मैजिक का स्पेल डाले। इस कमांड से सब शॉक्ड थे और लॉबी को यकीन था कि रिचर्ड का दिमाग खराब हो चुका है, लेकिन रिचर्ड ने बस एक मिस्टीरियस सी नजर डाली और लॉबी से कहा, बकवास बंद करो और मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो। शामन के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसने मजबूरी में कमांड माना। उसने पहले से ही फ्रेंजिड मिनोटोर्स को ब्लड थर्स्टी मैजिक से इन्फ्यूज कर दी। जब शामन ने इसका असर देखा तो उसे पूरा यकीन हो गया कि रिचर्ड सच में पागल हो चुका है। शामन ने एक पावरफुल पोज लिया और एक ग्लोइंग ओरा ने उसे पूरी तरह से घेर ली। रिचर्ड ने उसे जल्दी स्पेल कास्ट करने के लिए कहा। ओरा धीरे धीरे मिनोटोर्स के ऊपर मटेरियलाइज होने लगी और फिर उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। मिनोटोर्स को एक अचानक से सर्ज होती हुई एनर्जी महसूस होने लगी। जब मिनोटोर्स अचानक रुक गए तो पास के ड्वार्फ सोल्जर्स ने मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की, लेकिन अब मिनोटोर्स पूरी तरह से बर्जक हो चुके थे और उनकी हालत देखकर सबको डर लगने लगा। शामन भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन रिचर्ड ने उसे पकड़ लिया और गुस्से में कहा, अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। अब मिनोटोर्स, जो कि ब्लड थर्स्टी मैजिक से इन्फ्यूज थे, पहले से भी ज्यादा अग्रेसिव लग रहे थे। रिचर्ड ने एक्सप्लेन किया, जितना बड़ा क्रीचर होगा उसके दिल पर उतना ही ज्यादा स्ट्रेन पड़ेगा। उसने जानबूझकर इन दो स्पेल्स को कंबाइन किया था ताकि मिनोटोर्स के दिल पर इतना दबाव डाला जा सके कि वो अपनी लिमिट्स को पार कर दे। जैसे ही उनके दिल पर बर्डन ज्यादा हुआ, मिनोटोर्स एक एक करके गिरने लगे। सब लोग इस नतीजे को देखकर स्टन्ड थे, लेकिन रिचर्ड ने काम रहते हुए 3 जायंट मिनोटोर्स को मारने के लिए 600 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और कॉइन्स हासिल कर ली। बाकी लोग अभी भी हैरान थे और उन्होंने पूछा, तुमने ये किया कैसे? रिचर्ड ने समझाया, हर चीज के अपने रूल्स होते हैं। मिनोटोर्स पावरफुल वॉरियर्स, लेकिन उनकी भी लिमिट्स। उनकी ताकत उनके मैडनेस से आती थी, जो उनके दिल पर इमेंस स्ट्रेन डालता था। ब्लड थर्स्टी मैजिक ने बस आखिरी चोट दी और उनकी ताकत को उनके ही खिलाफ मोड़ दी। लॉबी को अब सब समझ में आ गया। वो एक्साइटेड होकर बोला, इस मैजिक ने मिनोटोर्स की इंटरनल एनर्जी को उनके शरीर की लिमिट से ज्यादा बढ़ा दिया और इसने एक डेडली कंडीशन ट्रिगर कर दी। सीधे शब्दों में कहें तो रिचर्ड ने मिनोटोर्स के खुद के पावरफुल बॉडीज को उनके खिलाफ वेपन की तरह इस्तेमाल किया था। रिचर्ड पहले ही मैडनेस आर्ट और ब्लड थर्स्टी मैजिक दोनों की कमजोरियां समझ चुका था। लॉबी ने उसकी क्लेवरनेस की तारीफ की, लेकिन शामन ने क्रेडिट लेने की कोशिश की, ये कहते हुए कि उसने ही सारा काम किया है। रिचर्ड ने तुरंत उसे टोकते हुए याद दिलाया कि डिजर्शन की सजा क्या होती है। वो बोला, तुम एक एक्सपीरियंस्ड शमन हो, तुम्हें बेहतर पता होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एनिमी देखकर भागना और फिर अपनी जीत का दावा करना शर्मनाक है। उसने और भी हार्श वर्ड्स में कहा, जहां मेरी फोर्ट्रेस महानता की तरफ बढ़ रही है, वहीं तुम्हारा एक्सपीरियंस और कमिटमेंट उतना ही कमजोर है जितना तुम्हारा करेज। ये सुनकर यंग गर्ल की आंखों में आंसू आ गए। इतनी टेंस बातचीत के बाद भी वे मिनोटोर्स के पास गए ताकि कंफर्म कर सकें क्या वे सच में मर चुके। हालांकि यह साफ था कि विसरल हेमरेज के कारण उनकी मौत हो चुकी थी, फिर भी रिचर्ड को थोड़ा रिग्रेट हुआ। उसे उम्मीद थी कि वो कम से कम एक मिनोटोर को जिंदा पकड़कर कोलिसियम में बेच सकता था। भले ही ब्लडहूफ ट्राइब का हमला टेम्पोरेरीली रुक गया था, रिचर्ड को महसूस हुआ कि एक और बड़ा खतरा आने वाला है और ड्वार्वन स्ट्रॉन्गहोल्ड और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मिनोटोर के शरीर में फंसे एक क्रॉसबो बोल्ट को देखकर उसने लॉबी से पूछा, क्या तुम्हारे सारे वेपन्स बीयू लेक के आयरन ओर से बनाए गए हैं? लॉबी ने सरप्राइज होकर कंफर्म किया, हाँ बिल्कुल। रिचर्ड को सिस्टम की वजह से कोई डर नहीं था। उसे पता था कि जैसे जैसे वॉर आगे बढ़ेगी उसे अपनी जरूरत की चीजें मिल जाएंगी। फिलहाल उसने ड्वार्व्स की मदद पर फोकस करने का प्लान बनाया। उसने लॉबी को सजेस्ट किया, हमें ज्यादा क्रॉसबोज और बोल्ट्स बनाने शुरू कर देने चाहिए, ये फ्यूचर में बहुत क्रूशल हों। लेकिन लॉबी थोड़े परेशान लग रहे। उन्होंने बताया, एरोज बनाना तो आसान है, लेकिन क्रॉसबोज का बेड तैयार करना बहुत चैलेंजिंग है। तभी सिंडक ने रिचर्ड को इन्वाइट किया कि वो उनके साथ चले और खुद देखे कि असली प्रॉब्लम क्या है। कासल पहुंचने पर रिचर्ड को वो जगह काफी छोटी लगी, जिस पर लॉर्ड ने हंसते हुए कहा, मैंने कभी ह्यूमंस को अकोमोडेट करने के बारे में सोचा ही नहीं। लॉबी ने उसे क्रॉसबो बेड्स दिखाए जो उन्होंने बनाए, काफी ज्यादा पावरफुल और लॉन्ग रेंज वाले। रिचर्ड ने सजेस्ट किया कि उनकी एम बेहतर करने के लिए उन पर बिनोक्यूलर्स लगाए जा सकते। लॉबी ने समझा, असली समस्या स्ट्रिंग्स। क्रॉसबाउ के बेड पूरी तरह स्टील से बने, इसलिए ऑर्डिनरी शेप टेंडन्स इतनी टेंशन को हैंडल नहीं कर पाते। उन्होंने बताया कि ड्राइड और डिहाइड्रेटेड जायंट मोनिका लीच टेंडन्स काम कर सकते, लेकिन वो बहुत
बहुत रेयर हैं और आसानी से नहीं मिलते। उनका रिचर्ड के मन में एक आइडिया आया और उसने उत्साहित होकर पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ सोने की मुद्राएं हैं? लॉबी थोड़े पजल्ड होकर बोला, क्या तुम मोनिका लीचेस बेचने का प्लान बना रहे हो? रिचर्ड ने हल्की सी शर्मिंदगी के साथ एडमिट किया, नहीं, मेरे पास ऐसा कोई प्लान नहीं। लॉबी मन ही मन उसे कोसते हुए सोचने लगा, ये रिचर्ड तो बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन काम की चीजें तो होती ही नहीं। सीरियसली क्या डिसअपॉइंटमेंट है। फिर रिचर्ड ने बताया, सेंचर लोग कोमोडो ड्रैगन टेंडेंस का इस्तेमाल बो स्ट्रिंग्स बनाने के लिए करते हैं। वो बोला, भले ही मैं जायंट लीचेस नहीं खरीद सकता लेकिन सिस्टम मॉल से उनके सब्स्टिट्यूट्स जरूर खरीद सकता हूँ। ये आइडिया सुनकर लॉबी भी एक्साइटेड हो गया और बोला, हाँ, ये तो सच में एक ग्रेट प्लान है। रिचर्ड ने कहा कि इस खरीदारी के लिए उसे कुछ सोने के सिक्के की जरूरत होगी। लॉबी ने भरोसा दिलाया, हमारे ट्रेड की वजह से ड्वार्फ्स के लिए सोना कोई इशू नहीं। रिचर्ड और भी ज्यादा थ्रिल्ड हो गया और बोला, तो जल्दी से और सोना लेकर आओ। सोल्जर्स जल्दी से गोल्ड ले आए। उनमें से एक ने कमांडर सेंडाक से पूछा, हमें इतने सारे कॉइन्स की जरूरत क्यों है? सेंडाक ने कामली एक्सप्लेन किया, लॉर्ड रिचर्ड इसका इस्तेमाल क्रॉसबो स्ट्रिंग्स खरीदने के लिए करेगा। हालांकि सोल्जर्स आपस में स्पेकुलेट करने लगे, शायद रिचर्ड के और भी मोटिव्स हैं, सिर्फ हमारी मदद के अलावा। एक और सोल्जर ने अग्री किया, हमें उसके आसपास सावधान रहना चाहिए। लेकिन सेंडक ने ऑब्जेक्ट किया और याद दिलाया, रिचर्ड ने पहले भी हमारी जान बचाई है, उसके बिना हमारे पास कुछ भी नहीं होता। अब कोडो ड्रैगन टेंडेंस को क्रॉसबोज पर फिक्स किया जा रहा था। लॉबी ने बताया, नए बो स्ट्रिंग्स पहले से ज्यादा ड्यूरेबल हैं, लेकिन अगर दुश्मनों की संख्या फिर से ज्यादा हुई तो ये ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। रिचर्ड ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम वॉर हारने से डर रहे हो? लॉबी की आंखों में आंसू आ गए और उसने कबूल किया, आधे महीने की लड़ाई के बाद हमारे कई लोग घायल या मारे जा चुके हैं, अब और नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। लॉबी के डर को देखकर रिचर्ड ने रिवील किया, इस वॉर की असली वजह आयरन ओर है। उसने सुझाव दिया, हमें फिलहाल लेक व्यू से पीछे हट जाना चाहिए। दुश्मन इसी आयरन ओर के पीछे है। जब दुश्मन आपस में लड़ते लड़ते कमजोर हो जाएगा तब हम लेक व्यू वापस ले सकते हैं। लॉबी ने हाथ हिलाते हुए तुरंत मना कर दिया। उसने समझाया, लेक व्यू में सिर्फ आयरन ओर ही नहीं है बल्कि एक सीक्रेट भी है जो रिवील नहीं किया जा सकता। रिचर्ड को शक हुआ कि डवर्स शायद लेक व्यू के नीचे कुछ और छुपा रहे हैं। इस समय काउंसिल हॉल में डवर्स ये डिस्कस कर रहे थे कि क्या लेक के नीचे छुपे हुए सीक्रेट को रिचर्ड को बताया जाए या नहीं। सेंडक ने पॉइंट किया, जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो रिचर्ड के लिए उतनी वैल्यूएबल नहीं हो सकती। हालांकि उन्हें पता था कि रिचर्ड आयरन ओर के लिए आया है, लेकिन उसने कभी फोर्सफुल तरीके नहीं अपना जैसे उनके दुश्मनों ने किया था। अब उनकी ताकत भी इतनी नहीं थी कि वे आने वाली दुश्मन सेनाओं का मुकाबला कर सके। किसी सीक्रेट को छुपाने के बजाय और अनाहिलेशन का रिस्क लेने के बजाय क्यों न किसी एलाई को ढूंढा जाए। काफी डिस्कशन के बाद लॉबी ने फैसला किया कि वो खुद रिचर्ड को वो सीक्रेट दिखाएगा। इस बीच दो ट्रोल्स ने एक नई मैजिक आर्ट को अवेकन किया था जिसका नाम था फ्लावरिंग आर्ट। रिचर्ड इस बात से इरिटेट हो गया और अपनी नाराजगी शमन पर निकाली। शमन ने खुद को डिफेंड किया, तुम हमेशा मेरी टीचिंग्स को इग्नोर करते हो, जैसे स्टोन स्किन आर्ट को भी किया था। एनी ने सलाह दी, पेशेंट रहो क्योंकि मैजिक आर्ट्स अक्सर रैंडमली अवेकन होती है। रिचर्ड थोड़ा सॉफ्ट हुआ और शामन के सिर पर हल्का सा हाथ रखकर कहा, हार्ड वर्क करो ताकि मेरी सोर्सरर टीम और भी पावरफुल स्पेल्स कास्ट कर सके। फिर रिचर्ड सेंडक के साथ लेक व्यू गया। उन्होंने डाइविंग हेलमेट्स पहने और लेक के नीचे उतरे। रिचर्ड तब स्टंड रह गया जब उसने देखा कि मोटी आयरन चेन्स एक एंशिएंट और इनॉर्मस फिगर के चारों ओर लिपटी हुई थी। वो था एक टाइटन जायंट। रिचर्ड को एहसास हुआ कि डवर्स ने आयरन ओर माइन को एक कवर के तौर पर इस्तेमाल किया था ताकि इस सीक्रेट को छुपाया जा सके। ग्रुप धीरे धीरे उस जायंट की तरफ तैरा जिसके मैसिव आईज अचानक रेड लाइट से चमकने लगे, जैसे उनकी मौजूदगी को महसूस कर रहे हैं। सतह पर वापस आकर रिचर्ड ने अपना हेलमेट उतारा और बोला, वाटर के नीचे एक एंशिएंट जायंट छुपा हुआ देखकर मैं शॉक में हूँ। लॉबी ने बताया, जब हम आयरन ओर माइन कर रहे थे तब हमें ये टाइटन मिला था। रिचर्ड ने पूछा, तुम अपनी जान जोखिम में डालकर इस जायंट को क्यों बचा रहे? लॉबी हंसते हुए बोला, ये टाइटन कोई ऑर्डिनरी जायंट नहीं है, ये हमारे ड्वार्फ रेस का एंसेस्टर है। रिचर्ड का मुंह डिसबिलीफ में ट्विच कर गया, कैसे कोई जायंट ड्वार्फ्स का प्रोजेनिटर हो सकता है? लॉबी ने स्केप्टिसिज्म देखकर फिर से पानी में छलांग लगा दी। टाइटन की आंखें दोबारा चमक उठी। लॉबी ने समझाया, ये जायंट सोल ड्वार्फ्स के खून को महसूस कर सकता है और लाइट इमिट करता है। लॉबी ने कहा, ये टाइटन हमारा गॉड है। रिचर्ड ने देखा कि रेड लाइट सच में टाइटन के शरीर से निकल रही जैसे लॉबी ने कहा था। ये उनके कनेक्शन का प्रूफ था कि वे एक एंशिएंट मैजिकल स्पीसीज से जुड़े हुए थे। टाइटन सच में ड्वार्फ से कहीं ज्यादा विशाल और रहस्यमय थे। यहाँ तक कि विशाल ड्रैगन भी जब दुनिया में अफरा तफरी थी उनकी प्रेजेंस पावर का प्रतीक थी। इसमें कोई डाउट नहीं था कि टाइटन जो क्रिएशन मैजिक को कंट्रोल करता था वो ही असली रूलर था जो अपने रास्ते के हर थ्रेट को खत्म कर देता था। फिर भी कोई भी क्रीचर लाइफ के साइकिल से नहीं बच सकता, जीवन और मृत्यु का। धीरे धीरे हिस्ट्री बदलने लगी और टाइटन्स के लिए सर्वाइवल मुश्किल होता गया। उनकी संख्या कम होती गई जब तक कि वो आखिरकार धरती से गायब नहीं हो गए। रिचर्ड ने सोचा कि जब उन्होंने टाइटन जायंट को डिस्कवर किया तो उन्होंने सीधे पहाड़ को तोड़कर उसे बाहर क्यों नहीं निकाला। लॉबी ने फ्रस्ट्रेशन में एक्सप्लेन किया कि ऐसा नहीं था कि वे ऐसा नहीं करना चाहते थे, बल्कि वे कर ही नहीं सकते थे। आयरन ओर एक यूनिक मैग्नेटिक फील्ड इमिट करता था जो टाइटन की
की सोल को उसकी आंखों में ट्रैप कर देता था। शुरुआत में टाइटन की रेड लाइट बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन जैसे जैसे माइनिंग होती गई वो काफी डिम हो गई। उन्होंने आगे की माइनिंग पर बैन भी लगा दिया था। हालांकि रिचर्ड उनकी इंटेंशन समझ रहा था। उसने क्वेश्चन किया कि क्या वे इस टाइटन को अपनी मृत्यु तक गार्ड करने का इरादा रखते थे। लॉबी ने रिवील किया कि कई सालों की स्टडी के बाद उन्होंने कुछ पैटर्न्स आइडेंटिफाई किए थे। उन्हें पता चला था कि फुल मून की रात में टाइटन की पावर पूरी तरह से एक्टिवेट हो सकती थी। उनके क्लैन के एंशिएंट टेक्स्ट्स के अनुसार ये सोल पावर पास की जा सकती थी। वे फुल मून नाइट्स पर स्पेल्स कास्ट करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वे टाइटन्स की पावर इनहेरिट कर सकें। निराशा में लॉबी ने एडमिट किया कि कई अटेम्प्ट्स के बावजूद वे कभी सफल नहीं हुए। एक कमांडर ने लॉबी को इन्फॉर्म किया कि उनके कैलकुलेशंस के अनुसार कल का फुल मून सबसे पावरफुल होगा। उन्हें लगा कि यह स्पेल कास्ट करने और टाइटन्स की पावर इनहेरिट करने का बेस्ट मौका होगा। रिचर्ड को आखिरकार समझ आया कि यह ड्वार्फ्स का ग्रुप लेक व्यू को अपनी जान की कीमत पर भी गार्ड करने के लिए इतना डिटरमिन्ड क्यों था। उसने पूछा कि वे यह इन्फॉर्मेशन उससे क्यों शेयर कर रहे थे। क्या उन्हें डर नहीं था कि वह इस स्पिरिट पावर में इंटरेस्ट ले सकता है। लॉबी ने एक्सप्लेन किया कि यह स्पिरिट पावर टाइटन्स की फाइनल लेगेसी थी। वे ज्यादा डरते थे कि कहीं कोई भी इस पावर को इनहेरिट न करे और यह हमेशा के लिए सील्ड रह जाए। सीनियर कमांडर थोड़े हेजिटेंट होकर बोला कि अगर ड्वार्फ्स इस पावर को इनहेरिट करने में फेल हो गए तो शायद रिचर्ड ट्राई कर सकता है। रिचर्ड ने इंटरेस्ट न दिखाते हुए कहा कि अगर ड्वार्फ्स बार बार फेल हुए हैं तो एक ह्यूमन के पास क्या चांस, क्या वो बस खुद को फेलियर के लिए तैयार कर रहा है। सीनियर कमांडर ने इंसिस्ट किया कि शायद वह सक्सीड कर सकता है क्योंकि वह दूसरों से स्ट्रॉन्गर था। रिचर्ड ने एक्सप्लेन किया कि स्पिरिट और बॉडी का कनेक्शन बहुत गहरा होता है, जिससे ड्वार्फ्स के लिए ज्यादा चांसेस होते हैं सक्सेस। लॉबी हंस पड़ा और माना कि रिचर्ड की बात वैलिड थी। रिचर्ड ने फिर सजेस्ट किया कि उन्हें वापस चलना चाहिए क्योंकि ज्यादा देर रुकना सस्पिशन पैदा कर सकता है। रास्ते में लॉबी ने उससे सब कुछ सीक्रेट रखने को कहा, खासकर मिस एनी से। रिचर्ड ने अग्री किया और ट्राइब के स्टोन हाउस में वापस चला गया। बाद में जब रिचर्ड आराम कर रहा था, गुंथर ने उससे उसके सडन और सस्पिशियस डिसअपीयरेंस के बारे में पूछा। रिचर्ड ने जल्दी से एक स्टोरी बना दी कि वह गलती से लेक में गिर गया था। फिर उसने टॉपिक बदलते हुए पूछा कि बाकी लोग कहाँ हैं। गुंथर ने बताया कि मिस एनी ट्रोल्स को ट्रेन कर रहे शामन से मिलने गई थी और हैदर व बाकी लोग सेंट्री ड्यूटी पर थे। रिचर्ड ने सोचा कि काश ड्वार्फ्स टाइटन की स्पिरिट पावर को इनहेरिट कर पाते। तभी हैदर अर्जेंसी में दौड़ती हुई आई और बताया कि एनिमी ट्राइब से सिर्फ 70 मील दूर थे। इस समय हमला ड्वार्फ्स के लिए अनफेवरेबल था। रिचर्ड ने एनिमी के नंबर्स के बारे में पूछा और हैदर ने रिपोर्ट किया कि उनकी आर्मी में 5000 से ज्यादा सोल्जर्स थे। रिचर्ड ने स्मर्क किया, लगता था कि कल रात फिर से एक बड़ी बैटल होगी, वो भी फुल मून के नीचे। थंडरस्टॉर्म के बावजूद ड्वार्फ आर्मी ने जल्दी से डिफेंसिव फोर्टिफिकेशन सेट कर ली। फुली आर्म्ड सोल्जर्स ने एक मजबूत वॉल बना ली थी जिससे एनिमी को रोकना आसान हो सके। बिनोकुलर्स से देख रहे एनिमी के चीफ ने आर्म्ड ड्वार्फ्स को होपलेस कहकर उनका मजाक उड़ाया और अपनी आर्मी को सनसेट से पहले ड्वार्फ फोर्ट्रेस कैप्चर करने का ऑर्डर दिया। मैसिव आर्मी ऑफ बारमैन ने फोर्ट्रेस की ओर मार्च करना शुरू किया। यह देख लॉबी डर गया और लमेंट करने लगा कि काश उनके पास 2 और दिन होते तो उन्हें यह बैटल लड़नी ही नहीं पड़ती। वे टाइटन की स्पिरिट पावर इनहेरिट कर सकते थे। लॉबी के डिस्पेयर को देखकर रिचर्ड ने उसे स्ट्रांग बने रहने के लिए कहा। रिचर्ड को याद दिलाया गया कि फोर्ट्रेस को उसी पर भरोसा है। तभी ऑर्क अलायंस ने एक फुल स्केल अटैक लॉन्च कर दिया। यह देखकर रिचर्ड ने जल्दी से शहर वॉल्स और नीचे मौजूद आर्चर्स को आदेश दिया कि वो एरोस की एक भारी वेव छोड़ें। डेंस वॉली ने कई ओक्स को मार गिराया, लेकिन यह बेयरमैन और ट्रोल्स के रिलेंटलेस एडवांस को रोक नहीं पाई। शामन शहर की दीवार के ऊपर खड़ा होकर लगातार फायरबॉल स्पेल्स कास्ट कर रहा था। पूरा बैटलफील्ड स्मोक और फायर के क्योटिक मिक्स में बदल गया। दोनों पक्ष फियर्सली लड़ रहे थे, अपनी पूरी स्किल्स का इस्तेमाल कर दुश्मनों को गिराने में जुटे थे, पर सुपीरियर नंबर्स और साइज के कारण बेयरमैन और माइनर्स ने जल्दी ही बैटलफील्ड पर डोमिनेशन शुरू कर दी। रिचर्ड ने सिचुएशन को देखा और तुरंत अपनी तलवार खींच ली। बैटलफील्ड में चार्ज करते हुए एक बेयरमैन का हाथ काट दी और एक टीममेट की जान बचाई, लेकिन इस एक्ट ने बेयर किंग का ध्यान खींच लिया। बेयर किंग ने एक मीटर हैमर उठाया और रिचर्ड पर जोर से हमला किया। रिचर्ड ने अपनी तलवार से ब्लॉक किया, लेकिन ब्लो की ताकत बहुत ज्यादा थी जिससे उसे चोट आई। यह देखकर बरन सोल्जर्स का मोराल और भी बढ़ गया। रिचर्ड की आंखों में डिटर्मिनेशन की चमक। उसने अपने दांत भींचे और फिर से लड़ाई में कूद पड़ा। बैटल डॉन से डस्क तक जारी रही। बैटलफील्ड लाशों से भर गया था, लेकिन कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। गुंथर ने रिचर्ड को बताया कि दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी और भले ही उन्होंने कई को मार गिराया था, यह खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। रिचर्ड ने सिस्टम पैनल पर नजर डाली। चिंता उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी फोर्सेस को इतने बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा था। दुश्मनों को लगातार बैटलफील्ड में बढ़ते देख रिचर्ड ने ठंडे दिमाग से रिट्रीट का ऑर्डर दिया क्योंकि स्थिति बहुत ही गंभीर हो चुकी। अब उनकी
उनकी एकमात्र उम्मीद थी कि वे कासल को होल्ड करें और दुश्मनों को थका दें जब तक जीत का मौका न मिल जाए। कैसल में स्थिति बहुत ही ग्रिम थी। अनगिनत सोल्जर्स मारे जा चुके थे या घायल थे। उनमें से एक सेंडक भी था जो बैटल में गिर गया था। जब रिचर्ड वहां पहुंचा और देखा कि लॉबी एक कोने में बैठकर कड़वे आंसू बहा रहा था तो वह गुस्से से भर गया। उसने लॉबी की बियर्ड पकड़कर उसे चीफ होने की जिम्मेदारी निभाने के लिए कहा और सोल्जर्स को रैली करके लड़ाई के लिए तैयार करने का आदेश दिया। लॉबी ने अनिच्छा से कंप्लाई किया। इसी दौरान सेंडक की मौत से एनी परेशान थी तो उसने रिचर्ड से वॉर की स्थिति के बारे में पूछा। पहले से ही गुस्से में रिचर्ड ने झुंझलाते हुए बताया कि वॉर्निंग मून ट्राइब ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था और अब बैरन लगभग फोर्ट्रेस गेट को तोड़ने के कगार पर थे। हालांकि ट्रोल्स और स्टोनकिन आर्ट ने गेट को रिइंफोर्स किया था लेकिन दुश्मनों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि वे दीवारों पर चढ़ना शुरू कर चुके। स्थिति और खराब तब हो गई जब ओर्क्स भी विनिंग मून के साथ अटैक में शामिल हो गए। ट्रोल्स और शामन्स को बस खड़ा देखकर रिचर्ड गुस्से में अगबबूला हो गया और एक्सप्लेनेशन मांगी। शामन ने समझाया कि हैवी रेन के कारण विजर्ड्स के फायरबॉल स्पेल्स इनफेक्टिव हो गए। आखिरकार सिटी गेट टूट गया जिससे एक बड़ा होल बन गया और मिनोटोर्स और बारमैन अंदर घुसने को बेताब थे। गुंथर ने रिचर्ड को बताया कि स्टोनकिन आर्ट फिलहाल मिनोटोर्स को रोक सकता है लेकिन उन्हें जल्दी ही कोई प्लान बनाना। रिचर्ड ने लॉबी की तरफ देखा और पूछा कि उनके पास कितने सोल्जर्स बचे। लॉबी ने निराशा से जवाब दिया कि अब सिर्फ 100 सोल्जर्स ही बचे। अप्रोचिंग माइनर्स को देखकर रिचर्ड ने ब्लड थर्स्टी डिटर्मिनेशन के साथ मुस्कुराते हुए कहा कि अगर उन्हें यह बैटल जीतनी है तो हर वॉरियर को ऐसे लड़ना होगा जैसे वे एक साथ 10 दुश्मनों से लड़ रहे हैं। रिचर्ड के कमांड पर बारबेरियंस, ड्वार्व्स और सेंटोर्स ने एक साथ चार्ज एमिंग टू ब्रेक द एनिमीज फॉर्मेशन। रिचर्ड एड्रेनालिन से भरे हुए बड़ी संख्या में दुश्मनों को काटता चला। बेयर किंग ने फिर अपने इलीट फोर्सेस को रिचर्ड को टारगेट करने का आदेश दिया। रिचर्ड की सोर्ड पावर से गूंज रही थी और उसने उसे घुमाकर एक ब्लू एनर्जी का व्हर्लविंड समन की जो दुश्मनों को चीरता हुआ निकल गया। गुंथर अपने बॉस की प्रोवेस देखकर हैरान रह गया लेकिन रिचर्ड के पास फ्लैटरी के लिए समय नहीं था। डिस्पाइट उनके एफर्ट्स दुश्मन बहुत ज्यादा थे और बेरीन का मर्सिलेस असॉल्ट जारी था। गुंथर को एहसास हुआ कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। रिचर्ड ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पीछे मुड़कर शामन को ड्वार्व्स पर ब्लड थर्स्ट कास्ट करने का आदेश दिया ताकि वे लड़ाई जारी रखने की स्ट्रेंथ पा सके। शामन ने एक अजीब मुद्रा में खड़े होकर एक छोटा सा स्पेल पूरा किया। अचानक आसमान से गोल्डन लाइट सोल्जर्स पर बरसने लगी। रिचर्ड ने तुरंत अपनी सॉर्सरी टीम को आदेश दिया कि वे जितनी ज्यादा मैजिक हो सके उसे चैनल करें। उसी समय ट्रोल ने ड्वार्व्स पर स्टोन स्किन कास्ट किया और ड्वार्व्स की आंखें लाल हो गई और उनकी शक्ति अचानक सर्ज हो गई। जब एक रैबिट फोल्क ने एक ड्वार्फ पर तलवार से हमला किया तो तलवार टूट गई और ड्वार्फ ने अटैकर को बिना किसी दया के क्रश कर दिया इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता। जल्द ही दुश्मन की सेनाएं ड्वार्फ्स के कदमों में गिरने लगी। ये देखकर बेयर किंग ने शीप आर्मी को चार्ज करने का आदेश दिया लेकिन रिचर्ड तैयार था। उसने ट्रोल को मैजिक का इस्तेमाल करके दुश्मनों के एडवांस को रोकने का आदेश दिया। ट्रोल ने एक स्पेल कास्ट किया और विशाल पेड़ क्लाउड्स तक उगाए जिससे बैटलफील्ड 2 हिस्सों में बंट गया। बेयर किंग गुस्से से तिलमिला गया लेकिन रिचर्ड तो बस शुरू ही हुआ था। उसने ट्रोल की पीठ थपथपाई और उस पर कूदकर चढ़ गया। फिर उसने ट्रोल को इनविजिबिलिटी स्पेल कास्ट करने को कहा और पेड़ों के बीच से चुपके चुपके दुश्मनों की ओर बढ़ा। बेयर किंग ने रिचर्ड की चालाकी को कोसा लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता रिचर्ड की तलवार उसके सीने को चीर चुकी थी। बेयर किंग को यकीन ही नहीं हुआ कि रिचर्ड ने इतनी चुपके से पीछे से आकर उसे फेटल ब्लो दिया। विशाल किंग जमीन पर गिर गया और मर गया। उनके लीडर के मरते ही बैटलफील्ड पर सब फ्रीज हो गए, हैरानी से रिचर्ड को घूरते हुए। भीड़ में किसी ने चिल्लाकर कहा, हमारा किंग्स मारा गया, और तुरंत केओस फैल गया। बारबेरियंस ने इस कंफ्यूजन का फायदा उठाया और भागते हुए दुश्मनों को काट डाला। यही मौका था अटैक को और तेज करने का और विक्ट्री को सिक्योर करने। जब वास्ट वेनिंग मून ट्राइब की सेना पैनिक में रिट्रीट करने लगी तब रिचर्ड को पहली बार राहत महसूस हुई। उसने पुरानी कहावत याद की, सांप का सिर काट दो तो शरीर अपने आप मर जाएगा। फियर्स बैटल के बाद कासल को सफलतापूर्वक डिफेंड किया गया, भले ही इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। हालांकि इस लड़ाई ने रिचर्ड के सैनिकों को कीमती अनुभव दिया। जैसे ही रिचर्ड अपने सिस्टम पैनल को चेक कर रहा था, लॉबी उसके पास आया, फुल सेरेमोनियल अटायर में अपने सैनिकों के साथ। लॉबी ने रिचर्ड को बताया कि आज की फुल मून नाइट पर वे टाइटन्स की पावर इनहेरिट करने का सेरेमोनी करेंगे। लॉबी ने समझाया कि यह एक वंस इन अ लाइफ टाइम मौका हो सकता है और उन्होंने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर को रिचुअल के लिए चुना है। लॉबी को उम्मीद थी कि उनके एंसेस्टर्स आज रात उन्हें ब्लेस करेंगे, क्योंकि यह एक सेंचुरी में सबसे लंबा फुल मून था। जब फुल मून अपने पीक पर पहुंचा, ड्वार्व्स ने लेक में छलांग लगाई और उसका पानी ड्रेन करके सेरेमोनी शुरू। रिचर्ड को इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन क्यूरियोसिटी और लॉबी के साथ पिछले अग्रीमेंट के कारण उसने भी हिस्सा लेने का फैसला किया। ग्रुप पानी के अंदर गया और जैसे ही ड्वार्व्स ने स्पेल्स कास्ट करना शुरू की, लेक के नीचे दबा टाइटन जायंट धीरे धीरे सतह पर उठने लगा। रिचर्ड अपने साथ एक शामन और एक ट्रोल भी लाया था। दोनों इस विशाल टाइटन पर स्पेल कास्ट होते देखने के लिए उत्साहित। सेरेमोनी शुरू हुई और 3 सबसे मजबूत ड्वार्फ सोल्जर्स को टाइटन्स की पावर इनहेरिट करने के लिए चुना गया। लॉबी ने अपने सिर के ऊपर एक लकड़ी घुमाई, जैसे किसी बुचर ने मक्खी भगाने की कोशिश की। शामन ने उसे जल्दी से टोका और बताया कि यह रिचुअल बुरी किस्मत को दूर करने के लिए, लेकिन लॉबी को इस पर भरोसा नहीं हुआ
और उसने पूछा कि क्या पावर इनहेरिटेंस वाकई में रिलायबल है। शमन ने स्वीकार किया कि उसे भी सर्टेनिटी नहीं है, लेकिन बताया कि शमनिक नॉलेज भी जनरेशन से पास होती आई है, ठीक ड्वार्फ्स की ट्रेडिशन। रिचर्ड ने सवाल किया कि अगर शमन इतने पावरफुल होते हैं तो मेजिस उन्हें नीचा क्यों दिखाते हैं, खासकर जब उनके पास 13 सीक्रेट आर्ट्स। शमन ने शांतिपूर्वक समझाया कि आमतौर पर वे सिर्फ आधे आर्ट्स ही इनहेरिट कर पाते, और भले ही कोई सक्सेसर 90% नॉलेज हासिल कर ले, वो बाकी 10% को मास्टर करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा सकते। तभी ड्वार्फ्स में से एक ने सींग बजाया और टाइटन के सामने एक फायर सर्कल में आग जलाई। फिर प्री सिलेक्टेड कैंडिडेट जो हेयर चुना गया था फायर सर्कल के अंदर गया और गंभीरता से एक स्पेल का जाप करने। रिचर्ड ने धीरे से पूछा, क्या इसमें कोई डेंजर है? शामन ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया कि अगर हेयर सच में जायंट सोल को इनहेरिट कर सका तो ड्वार्फ्स के शरीर इसे सहन नहीं कर पाएंगे और वहीं पर एक्सप्लोजन हो सकता है। ये सुनकर रिचर्ड के माथे पर पसीना आ गया और लेकिन नतीजा वही रहा। लॉबी के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी, क्योंकि उनमें से कोई भी केयरफुली सिलेक्टेड ड्वार्फ्स क्राइटेरिया पर खरा नहीं उतरा। एक कमांडर ने टाइटन से दया की भीख मांगी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। लॉबी को लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन फिर उसे याद आया कि रिचर्ड ने अभी तक कोशिश नहीं। लॉबी ने भौहें सिकोड़ते हुए रिचर्ड को भी प्रयास करने के लिए कहा। रिचर्ड ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अनिच्छा से सहमति दी और दूसरों के साथ फायर सर्कल में चला गया। जैसे ही रिचर्ड ने सर्कल में कदम रखा, कुछ अनपेक्षित हुआ। आग। सर्कल सडनली तेजी से चमकने लगा, पूरे क्षेत्र को इंटेंस रोशनी से रोशन करते हुए। ये अचानक परिवर्तन रिचर्ड को चौंका गया, लेकिन सबसे ज्यादा उस विशाल फिगर ने जो उन्हें देख रहा था। जायंट की आंखें चमकने लगी। रिचर्ड ने अनजाने में कुछ ऐसा ट्रिगर किया था जो किसी ने भी अनुमान नहीं लगाया था। टाइटन की आंखें सुनहरे प्रकाश से चमकने लगी, जैसे वो फटने वाली थीं। मध्य में ही रिचर्ड ने जल्दी से एक तरफ कूदकर बचने की कोशिश की। तभी भीड़ ने देखा कि एक क्रीचर की सिलहुट जायंट की आंखों के अंदर से दिखाई देने लगी। एक क्रीचर टाइटन की आंखों के पीछे से उभरा और टाइटन की आंखों को चकनाचूर कर दिया। उनके सामने प्यारा सा डिवाइन बीस्ट था, जो प्राचीन गॉड रेस से था और टाइटन जायंट के शरीर के अंदर से निकला था। रिचर्ड ने सोचा कि यह छोटा सा क्रीचर टाइटन से कैसे जुड़ा हो सकता है। क्या इसका डिटीरियरेशन इसलिए हुआ होगा क्योंकि यह लंबा था? ये छोटा सा जानवर देखते ही ड्वार्फ्स ने एक साथ एंसेस्टर चिल्लाया। रिचर्ड ने इसका मजाक उड़ाते हुए दिखाया कि वह टाइटन एंसेस्टर से कितना प्रभावित था। इसी दौरान शमन ने सीधा सुझाव दिया कि वे इस क्रीचर को पकाकर खा लें ताकि कुछ पोषण मिल सके। तभी अचानक क्रीचर टाइटन के शरीर से फटकर बाहर कूदा और एक ऐसी ताकत से जमीन पर गिरा कि उसने जमीन को झंझोर दिया। इसका प्रभाव दूर दूर तक गूंज रहा था। यह अचानक हिला डुला से ड्वार्फ्स फिर से चौंक गए। रिचर्ड ने सार्कास्टिकली क्रीचर की लिनेज पर टिप्पणी की, ये नोट करते हुए कि टाइटन का वंशज होकर लगता है इसे ऊंची जगहों पर रहना पसंद है। उसने मजाक में कहा कि इससे यह भी साबित होता है कि टाइटन का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं था। छोटा सा क्रीचर जिसका आकार ड्वार्फ्स के बराबर था देखने वालों की तरफ देखा और ट्रोल्स पर चढ़कर खड़ा हो गया। उसकी आंखें बड़ी हो गईं, जैसे कि उसे ट्रोल्स पसंद आ गए थे, और ट्रोल्स भी खुद को रोक नहीं पाए। उनकी आंखें फैल गईं उस प्यारे से जानवर को देखकर। लेकिन रिचर्ड ने क्रीचर को पकड़ लिया ताकि वह पास से उसे देख सके, और देखा कि उसके शरीर के बीच में वेब्ड स्किन थी जो ग्लाइडिंग करने में मददगार लग रही। ड्वार्फ्स ईगरली क्रीचर को छूने के लिए इकट्ठा हो गए, लेकिन उसी क्षण रिचर्ड ने अचानक महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। क्रीचर के शरीर से ऊर्जा निकलने वाली थी, इसलिए उसने उसे जल्दी से ड्वार्फ्स के समूह में फेंक दिया। हालांकि विस्फोट फेटल नहीं था, लेकिन इतना मजबूत था कि उसने ड्वार्फ्स की उत्सुकता को उड़ा दिया। उम्मीद से छोटा सा जानवर टाइटन की थंडर स्पेल को इनहेरिट कर चुका था। रिचर्ड चौंका और खुश भी था। एक ड्वार्फ ने उन्हें टाइटन के असंतुलन के बारे में चेतावनी दी। टाइटन जायंट जो झील के बीचों बीच खड़ा था, लगता है कि उसने अपनी मिशन पूरा कर लिया था और धीरे धीरे टूटने लगा। ड्वार्फ का दिल आंसुओं से भर गया। किसी तरह से उस प्यारे क्रीचर को देखकर रिचर्ड ने उसका नाम सीचू रखा। अनेक युद्धों और कठिन जीतों के बाद रिचर्ड अपनी फोर्ट्रेस में लौटता है और एनी उसके पास बैठी हुई है। उसने पूछा कि वह फोर्ट्रेस जल्दी क्यों आना चाहता था जब तक उन्होंने अपने सहयोग की शर्तों पर बात नहीं की थी। उसने जवाब दिया, बस इसे भूल जाओ, वह अपना हिस्सा ले ही लेगी। यह सुनकर एनी गुस्से में आई और पूछा कि क्या रिचर्ड और ड्वार्फ्स उससे कुछ छुपा रहे थे। रिचर्ड जो कि एक मास्टर ऑफ डिसीट था, घबराया और उसे समझाने की कोशिश की। तभी अचानक सीचू उसके पीछे से कूदकर बाहर निकला, जिससे एनी चौंकी। वह उसे पकड़ने की कोशिश करती, लेकिन उसकी प्यारी सी मासूमियत को देखकर उसे बस प्रशंसा करने लगी। रिचर्ड ने उसे पकड़ लिया और ऐसा स्क्वीज किया जैसे स्ट्रेस बॉल को दबाते हों। उसने एनी से कहा कि ड्वार्फ्स इसे पूजा करना चाहते थे और इसे बड़ा होने तक सेवा देना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वह दूर हुआ क्रीचर ने खाना छोड़ दिया, इसलिए उनके पास इसे रिचर्ड को देने के अलावा कोई विकल्प नहीं। रिचर्ड ने एक बेबी बोतल पकड़ा और क्रीचर को खाना पिलाया, चेतावनी दी कि ज्यादा मत पियो नहीं तो खुद को गीला कर दोगे। कुछ दिन बाद सभी सुरक्षित फोर्ट्रेस पहुंच गए। कुछ समय बाद एनी व्यापारी सैनिकों के साथ चली गई, ये वादा करते हुए कि वह कुछ दिन बाद और लोग लेकर आएगी ताकि व्यापारिक अनुबंध स्थापित किया जा सके, लेकिन वह कभी नहीं लौटी। इसके बजाय सोलन सिटी के नेता अपने लोगों के साथ आया। रिचर्ड ने उसका स्वागत किया। लॉर्ड ने रिचर्ड की सराहना की, यह कहते हुए कि वह
हाल ही में उसका नाम बहुत सुन रहा था और कोरिन सिटी के सभी बार्ड्स रिचर्ड की लेजेंड गा रहे थे। रिचर्ड ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और पूछा, क्या आप सिर्फ रास्ते में हैं या यात्रा पर जा रहे हैं? लॉर्ड सोलन, जो इस सवाल से थोड़ा चौंका था, ने कहा कि वह खास तौर पर उससे मिलने आया था। रिचर्ड को इस नए परिणाम पर थोड़ी हैरानी हुई और उसने सोचा कि अब उसे फोर्ट्रेस में लोगों का स्वागत करने में उतना रुचि नहीं रही। लॉर्ड सोलन ने रिचर्ड को बैठने का प्रस्ताव दिया, यह बताते हुए कि उसने कुछ कीमती इंग्रेडिएंट्स हासिल किए थे। यह विचार रिचर्ड को आकर्षित किया और वे दोनों साथ में बैठ गए। हालांकि रिचर्ड ने तुरंत अपनी फैसले पर पछताया जब उसने देखा कि लॉर्ड द्वारा कहा गया डेलिकेसी एक जायंट स्क्विड था। जैसे ही वे खाने की तैयारी कर रहे थे, सीचू रिचर्ड के पास दौड़ता हुआ आया, उस पर कूद पड़ा और उसे एक नट दिया ताकि वह उसे तोड़े। रिचर्ड ने उसे तोड़ा, लेकिन उसे वापस देने की बजाय खुद खा ली, छोड़कर। लिटिल क्रीचर डिसअपॉइंटेड और रिग्रेट कर रहा था अपनी मदद मांगने के फैसले पर। उनकी बातचीत के दौरान लॉर्ड सोलन ने सी को एक मैजिकल बीस्ट बताया, क्योंकि इसमें एलिमेंटल एनर्जी के संकेत दिखते हैं। रिचर्ड ने उसे सही किया और समझाया कि क्रीचर एक टाइटन डिसेंडेंट है। इस क्लैरिफिकेशन के बाद उसने बीस्ट को और कुछ नट्स दिए, जिन्हें वह ईगरली खा गया और फिर जल्दी से दौड़कर चला गया। जब वे स्क्विड पका रहे थे, रिचर्ड ने सोलन का धन्यवाद किया कि उसने हमेशा उसकी मदद की है, जिससे उसकी पायनियरिंग जर्नी में उसे चैलेंजेस का सामना करना आसान हो गया। सोलन ने इसे स्वीकार किया, लेकिन साथ ही यह भी जोड़ा कि रिचर्ड अब भी यह जानने के लिए उत्सुक हो सकता है कि उसने शुरुआत में उसकी मदद क्यों की। रिचर्ड सोचता है कि क्या वह ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे रहा है, लेकिन लॉर्ड फिर से पोम्पेई की राजनीतिक और धार्मिक फैक्शंस के बारे में बात करने लगा। सोलन ने बताया कि पोम्पेई वर्षों से दो प्रमुख फैक्शंस में विभाजित है। एक फैक्शन होली लाइट चर्च का समर्थन करता है, जो चाहता है कि पोम्पेई वेटिकन के क्षेत्र में शामिल हो जाए, जबकि दूसरा फैक्शन गॉडेस ऑफ आइस एंड स्नो के प्रति वफादार है और वेटिकन से जुड़ने का विरोध करता है। होली लाइट चर्च मानव दुनिया का प्रमुख धार्मिक फैक्शन है और कई देशों के नाम में होली शामिल है, लेकिन पोम्पेई के उत्तरी इलाकों में, जहां बर्फ और बर्फ के आपदाएं आम हैं, लोग गॉडेस ऑफ आइस एंड स्नो में गहरी आस्था रखते हैं। स्क्विड खाते हुए रिचर्ड ने पूछा कि लॉर्ड और उसके आधे भाई विंगर किस फैक्शन से जुड़े हैं। लॉर्ड ने उत्तर दिया कि वे किसी भी फैक्शन से नहीं जुड़े, वे मेजेस हैं जो गॉड्स में विश्वास नहीं करते, इसलिए वे न्यूट्रल रहते हैं। रिचर्ड ने भी यह कहा कि वह गॉड्स में विश्वास नहीं करता क्योंकि उसे ऐसा कुछ विश्वास करना असंभव लगता है जिसका कोई प्रमाण न। सोलन ने सहमति जताई और कहा कि अनबिलीवर्स जैसे वे बहुत दुर्लभ हैं और इसी कारण उसने रिचर्ड की मदद करने का निर्णय लिया, क्योंकि रेयर स्पीसीज को बचाना जरूरी होता। रिचर्ड इस रेवलेशन से चौंक गया और थोड़ी नाराजगी महसूस की। लॉर्ड हालांकि स्क्विड के स्वाद का आनंद ले रहा था और बातचीत जारी रखी। रिचर्ड ने पूछा कि क्या लॉर्ड उसे न्यूट्रल फैक्शन में भर्ती करना चाहता है। सोलन ने स्वीकार किया कि यह उसकी योजना, लेकिन रिचर्ड को यह विचार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने दांत भींचते हुए अपनी नाराजगी जताई और कहा कि किसी भी विवाद में न्यूट्रल लोग हमेशा दोनों पक्षों द्वारा हमला किए जाते हैं। सोलन ने सहमति जताई, लेकिन सुझाव दिया कि अगर रिचर्ड को किसी पक्ष का चयन करना है तो उसे होली लाइट चर्च को चुनना चाहिए। इसके बाद सोलोन ने बातचीत को अर्थशास्त्र पर मोड़ दी और 3 सिक्के, एक सोने का, एक चांदी का और एक तांबे का सिक्का टेबल पर रखे। उसने बताया कि पोम्पेई के लोग इन सिक्कों के मूल्य अनुपात को समायोजित कर सकते हैं ताकि गणना करना आसान हो सके, लेकिन वे शायद ऐसा नहीं करते क्योंकि गॉडेस ऑफ आइस एंड स्नो के पास 12 पंख और 24 ओरेकल्स। रिचर्ड ने सिक्के का महत्व समझा, लेकिन छोटे लाभ के लिए उसने सोने का सिक्का उठा। उसने बताया कि थोड़ा होना कुछ न होने से बेहतर है, क्योंकि वह अभी भी गरीब है। उसने सोलन को याद दिलाया कि वह अभी भी उसे 1000 सिक्के उधार है। सोलन ने मजाक करते हुए कहा कि अब कर्ज की राशि 101 सिक्के हो गई है, जिसमें वह सोने का सिक्का भी शामिल है, जो रिचर्ड ने अब भी उठाया था। रिचर्ड ने यह जल्दी से समझते हुए सोने का सिक्का वापस फेंक दिया ताकि उसका कर्ज और न बढ़े। बातचीत के बाद सोलन ने जाने की तैयारी की। रिचर्ड थोड़ा डिसडेनफुल महसूस करते हुए सोचा कि लॉर्ड अपनी फोर्ट्रेस को जैसे एक ऐसी जगह मानते हैं जहां लोग आ सकते हैं और जा सकते हैं। उसने सोलन से कहा कि यह प्रिविलेज है कि वह कभी भी आ जा सकता है। लॉर्ड ने उत्तर दिया कि भले ही उसके पास यह विशेष प्रिविलेज हो, यह केवल एक बूढ़े आदमी का प्रिविलेज है जिसे एनवी करने की कोई बात नहीं। फिर उसने रिचर्ड को प्रेरित करते हुए कहा कि उनके पास एक विशाल अवसरों की दुनिया जिसे वे तलाश सकते हैं। रिचर्ड ने पूछा कि क्या लॉर्ड को यह अवसर छूटने का पछतावा है। जब वह जवान थे, यह नोट करते हुए कि अब वह न तो ऊंचे पद पर पहुंच सकते हैं और न ही नीचे पर अपमान सह सकते हैं। लॉर्ड ने इसका विरोध करते हुए कहा कि उसे जायंट बीवर ब्रेन पाउडर से एलर्जी है, जो अब भी उसकी गर्दन को खुजलाता है। फिर भी उसे तीव्र माइग्रेन से बचने के लिए यह बेहतर लगता था। लॉर्ड ने रिचर्ड को एक निर्णय लेने की याद दिलाई। इस बीच रिचर्ड ज्यादा इंटरेस्टेड था कि वह लेक के पानी में चीचू के साथ धूप सेंकते हुए फोर्ट्रेस के खूबसूरत घास के मैदान का आनंद ले। तभी आश्चर्यजनक रूप से एनी अपने व्यापारिक रथ के साथ आई, जो क्लियरली फोर्ट्रेस के दृश्य से चौंकी हुई थी। रिचर्ड ने बताया कि 2 ट्रोल्स ने अपनी फर्टिलिटी मैजिक का उपयोग करके इलाके को हरा भरा घास के मैदान में बदल दिया। एनी ने फोर्ट्रेस के आसपास काम करते हुए कई ड्वार्फ्स को देखा और उसे एहसास हुआ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट फॉर नेक्स्ट पार्ट।